इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग। अब ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कुछ भी आगे आपको जावा प्रोग्रामिंग में सीखना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसे किसने बनाया था, कब बनाया था, और कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग जावा वर्चुअल मशीन के बारे में बात करेंगे। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो जावा वर्चुअल मशीन है, बट इसके साथ साथ में आपको JRE, JDK, जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, दोनों और तीनों अगर बात कहूँ तो तीनों चीज़ की हम लोग बात करेंगे, JVM, JRE और JDK। उसके बाद जब ये चीज़ समझेंगे कि ये बेसिकली क्यों यूज़ होती है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपने कंप्यूटर में सेटअप करेंगे जावा प्रोग्रामिंग का पूरा सेटअप करेंगे इन्वायरमेंट कि भैया कैसे हम लोग जावा प्रोग्रामिंग रन कर सकते हैं अपने अपने सिस्टम में। क्योंकि जब हम लोग सेटअप करेंगे तभी तो हम लोग सीखेंगे, अगर हम लोग सेटअप नहीं करेंगे तो उसको सीख नहीं पाएंगे। तो हम अपने सिस्टम में पूरा सेटअप करेंगे और बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए और कौन सी चीज़ अगर आप कौन सी चीज़ यूज़ करोगे तो आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाओगे और कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। अब पहला प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे लिखना है वो सब चीज़ हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोग्राम बना लोगे तो आपको डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी एंड वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल्स। एंड उसके बाद हम लोग जावा डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। कुछ डेटा टाइप्स पहले से हमें मिली हैं उनके बारे में बात करेंगे कि खुद के डेटा टाइप भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड देन हम लोग टाइप कास्टिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जावा ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। और ऑपरेटर्स एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है विद प्रैक्टिकल, तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस वाले टॉपिक के अंदर। उसके बाद हम लोग इफ़ एल्स, अब इसमें इफ़ सिंगल इफ़ आ जाता है, मतलब अकेला इफ़ आ जाता है, फिर इफ़ के साथ एल्स आ जाता है, फिर नेस्टेड इफ़ आ जाता है, लेडर इफ़ आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल अपने प्रैक्टिकल अपने IDE पे हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग स्विच ऑपरेटर या स्विच स्टेटमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर सब चीज़ पढ़ेंगे, कैसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं, ये सब चीज़ भी हम लोग विद प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जावा में 4 तरह के लूप्स होते हैं, एक है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड इनहेंस्ड फॉर लूप या फिर फॉर ईच लूप। तो ये हम लोग देखेंगे। अब जब इनहेंस्ड फॉर ईच लूप देखेंगे तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे एरे और कलेक्शन के बारे में सीखना होगा, तो वो चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे विद एग्जाम्पल। अब ये सारा चीज़ हम पार्ट 1 में रख रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 में इतनी कंटेंट कवर हो जाएंगे, दैट मीन्स हमारा जावा का बेसिक पूरा कवर हो गया, बट इसमें हमने ऊप्स को टच नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट इसका लाएंगे उसमें पूरा ऊप्स टच, हम लोग पूरा ऊप्स ही करेंगे, बाकी चीज़ नहीं टच करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उस हिसाब से मैं कंटेंट को डिसाइड करूंगा एंड पार्ट वाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं और सबसे पहले हम लोग अपना एक एक टॉपिक लेते हैं और करना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइज इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग में हमको सबसे पहले जावा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी होगी, वो हम लोग बात करते हैं टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सबसे पहले अगर हम जावा की बात करें तो जावा जो डेवलप किया गया था वो सन माइक्रोसिस्टम नाम की एक कंपनी थी, 1991 पे वहीं पे डेवलप किया गया था। और इस कंपनी को बाद में ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था बहुत ही ज़्यादा पैसों में, 7 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स में एक्वायर किया था। आप इसको जाके आप गूगल कर सकते हो। और मतलब ये उस समय की बहुत ही महंगी डील थी, अगर हम ऐसा पढ़ें तो हमें जानने को मिलता है। तो 1991 में बनाया गया था जावा सन माइक्रोसिस्टम में, बट बाद में इसको ओरेकल कंपनी ने एक्वायर कर लिया। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही स्टार्ट हुआ था। एंड ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे थे उस समय कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह थे, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की जा रही थी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो और उन सारे डिवाइसेस में चल सकें जो नेटवर्क में आपस कनेक्ट हो सकें। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ऐसा सॉफ्टवेयर को तैयार किया जा रहा था। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तब जाके हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी। जावा का नाम पहले से जावा नहीं पड़ा था, बहुत सारे नाम इसके स्टार्टिंग में रखे गए थे, जैसे ओक रखा गया था एंड और भी अलग अलग नाम रखे गए थे। देन लेटर बाद में क्या किया गया, लेटर बाद में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका नाम रखा गया। ये डेवलप किया गया था जेम्स गोसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन एंड माइक शेरिडन, ऐसे करके इनकी एक टीम थी। जो उस टीम को बाद में ग्रीन टीम बोला गया क्योंकि वो ग्रीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो इन लोग की टीम थी जेम्स गोसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन। तो यहाँ पे जो फोटो आप देख रहे हैं वो जेम्स गोसलिंग की फोटो है और इन लोगों ने मिल के जावा को डेवलप किया था। अकेले ने जेम्स गोसलिंग ने इस जावा को डेवलप नहीं किया था, बट इनकी पूरी टीम ने डेवलप की। बट क्योंकि
इनको फादर ऑफ द जावा कहा जाता है, तो मतलब फाउंडर ऑफ द जावा या फादर ऑफ द जावा, तो इसीलिए जेम्स गुंसली का नाम सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि इन सबसे महत्वपूर्ण और मेन योगदान इन्हीं का था इसीलिए। बट जो डेवलपमेंट हुआ था, वो जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट था, वो इनकी टीम और इन्होंने मिल के किया था, और ये उस समय थे सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी में, बाद में ओरेकल, जैसा मैंने आपको बताया है। अब अगर जावा की बात करें तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जर्नल पर्पस रोबस्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो बेसिकली यूज़ होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। जैसे हम लोग जावा की हेल्प से डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, हम एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि स्प्रिंग बूट नाम का एक फ्रेमवर्क है जो बहुत ज़्यादा बैकएंड डेवलपमेंट के लिए फेमस है, और वो जावा का ही फ्रेमवर्क है। ऐसे करके हाइबरनेट, आपने ORM फ्रेमवर्क नाम सुना होगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में फेमस है। ये सारे फ्रेमवर्क्स बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में फेमस है। तो हम लोग अनेक तरह की चीज़ें हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने भी बताया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप स्विंग को यूज़ करके बना सकते हो, जावा FX को यूज़ करके बना सकते हो। FX हालांकि नई टेक्नोलॉजी जावा की थी, बट इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। बेसिकली डेस्कटॉप लेवल एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ होती है, और तमाम तरह के रिच एप्लीकेशन डेवलपमेंट को करने के लिए यूज़ होती है। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के लिए भी आप जावा यूज़ कर सकते हो, इवन मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए भी जावा यूज़ होती है, और बहुत दिन पहले तो ये एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बट बाद में अभी क्या हुआ है, क्योंकि जेट ब्रेन्स ने कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च कर दी, तो गूगल ने कोटलिन को ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज घोषित कर दिया। बट ऐसा नहीं कि जावा को हटा दिया, जावा भी और कोटलिन दोनों ही एंड्रॉयड की प्राइमरी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आप जावा से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ बताई, बट जावा से आप बहुत अनेक तरह की चीज़ें कर सकते हो और बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब बहुत सारी चीज़ें तो हम इस वीडियो में, सिंगल वीडियो में नहीं कवर कर सकते, बट अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो मैं क्या करूँगा, विकिपीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में। कोई चीज़ अगर आप पढ़ते हो किसी भी चीज़ के बारे में, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा ये करने से ये हुआ था, इसलिए बनाई गई थी, क्या रिक्वायरमेंट थी, तमाम तरह की चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो आप भी क्या करिए, जाके नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए, जो टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगती है। चलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन। तो गाइज अब बात करते हैं JVM, JRE एंड JDK। ये तीनों टर्म्स क्या हैं, और इन तीनों टर्म्स को मतलब समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे कि JVM, JRE, JDK आपको अपने सिस्टम में क्या इंस्टॉल करना है और इन तीनों कंपोनेंट का क्या काम है। तो अब शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर बात करूँ JVM, सबसे पहले मैं JVM की बात करता हूँ, उसके बाद JRE एंड उसके बाद JDK की बात करता हूँ। तो अगर मैं JVM की बात करूँ तो JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। J फॉर जावा, V फॉर वर्चुअल एंड M फॉर मशीन। अब जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, काम नहीं वैसे ही ये है, ठीक है। जावा वर्चुअल का मतलब है कि ये वर्चुअली है, वर्चुअली काम करेगी। एक्चुअली में रियली में ये ना हार्डवेयर है ना सॉफ्टवेयर है, दिखेगी नहीं। तो इसको हम लोग बहुत बार हाइपोथेटिकल मशीन भी बोलते हैं या वर्चुअल मशीन बोलते हैं। इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन, ये एक स्पेसिफिकेशन है जहाँ पे लिखा गया है कि आपका बाइट कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा एंड तमाम चीज़ें मतलब कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये एक स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं। ये एक हाइपोथेटिकल मशीन है जिसकी हेल्प से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, बाइट कोड एग्जीक्यूट करता है। ये ऐसा बोल सकते हैं ये एक कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग बाइट कोड एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बट ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशन है। इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा JRE, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, काम कैसे होगा, बाइट कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल मशीन या वर्चुअल मशीन या इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आती जाएंगी। अब बात करें JRE, तो JVM के बाद जस्ट बाद हम लोग JRE समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने JVM में क्या समझा कि JVM एक स्पेसिफिकेशन है, एक्चुअली में वो काम करेगा तो, बट क्योंकि वो ना हार्डवेयर है ना सॉफ्टवेयर है तो कैसे काम करेगा, वो एक स्पेसिफिकेशन है, उसी के इशारे पे JRE काम करेगा। मतलब इंप्लीमेंटेशन जो प्रोवाइड करेगा वो JRE करेगा, काम एक्चुअली में JRE ही करेगा। JRE के अंदर ही हमें JVM मिल जाएगा। तो JRE का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट।
रन टाइम इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करेगा जहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स रन होंगे। तो जीआरई हमें रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ ही साथ में रन टाइम इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा आप खुद सोचो, ये हमें प्रोवाइड करेगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम, मतलब इसके अंदर ही हमें जेवीएम मिलेगा। जेवीएम हमें अलग से कहीं डाउनलोड नहीं करना है, हमें जीआरई इंस्टॉल करना है तो हमें जेवीएम मिल जाएगा। और जीआरई में साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं वो भी हमें मिल जाती हैं जो चाहिए होती है हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो अगर हमें प्रोग्राम रन करना है तो हमें जीआरई चाहिए, क्योंकि जीआरई के अंदर ही हमें इंप्लीमेंटेशन मिल जाएगी जेवीएम की, और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं वो भी हमें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं जेडीके की। तो जेडीके एक डेवलपमेंट किट है, जावा इसका फॉर्म जैसा है JDK, तो J फॉर जावा एंड D फॉर डेवलपमेंट एंड K फॉर किट है। तो ये एक पूरी किट है जिसके अंदर सारी चीज़ आपको मिलेगी। इसके अंदर आपको JRE मिलेगा और JRE के अंदर हमें JVM एंड इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। अब JRE सिर्फ प्रोग्राम रन कर सकता है, तो JDK क्या करेगा, हमें कंपाइलर और डीबगर भी प्रोवाइड कर देगा, जिससे हम प्रोग्राम को डेवलप भी कर पाएंगे। दैट मीन्स अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर पाएंगे एंड साथ ही साथ में उसे डीबगिंग वगैरह भी कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये रहेगा। सबसे पहले जो JDK है वो सबसे टॉप पे आएगा। JDK के अंदर हमारे तीन चीज़ें आएंगी। अगर मैं बात करूँ तो JDK के अंदर दो चीज़ें आएंगी, ऐसा समझ लो, दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले चीज़ तो हमारी JRE की पूरी लाइब्रेरी JRE आ जाएगा, ये JRE आ जाएगा। और JRE के अंदर मैंने अभी बताया था कि JRE हमें प्रोवाइड करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM, तो JRE के अंदर ही हमें मिल जाएगा JVM, जो हमारे कोड को रन करेगा, बाइट कोड को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एंड साथ ही साथ में लाइब्रेरीज आएंगी जो प्री बिल्ट लाइब्रेरीज हैं। जैसे मान लो हमें java.util की लाइब्रेरी मिल जाएगी यहाँ से, एंड तमाम लाइब्रेरीज जो प्री बिल्ड हैं वो मिल जाएंगी जो हेल्प करेंगी रन करने के लिए प्रोग्राम। तो जैसे JDK इंस्टॉल किया आपको JRE मिल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल रन कैसे कहेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ डेवलपमेंट टूल। ये हमारे लिए एक डेवलपमेंट टूल है। तो ये जो दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट टूल्स, तो ये हमें टूल्स मिल गए। तो JDK के अंदर दो चीज़ मिलेंगी, एक तो JRE एंड दूसरा डेवलपमेंट टूल्स। जैसे कंपाइलर हमारा डेवलपमेंट टूल्स है, हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे देन कंपाइल करेंगे। डिबगर, जावा डॉक, ऐसा करके जो टूल्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो JDK के अंदर दो चीज़ मिल जाएंगी, JRE एंड डेवलपमेंट टूल्स। एंड JRE के अंदर हमें मिल जाएगा JVM एंड क्लास लाइब्रेरीज। तो सिंपल सी बात है, हमें JDK इंस्टॉल करना है। JDK इंस्टॉल करेंगे तो उसी के अंदर हमें JRE भी मिल जाएगा जो प्रोग्राम को रन करेगा। रन करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होंगी, एक JVM एंड क्लास लाइब्रेरीज। तो JVM हमें मिल जाएगा JRE के अंदर ही। JRE हमें प्रोवाइड कर देगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ JVM एंड साथ ही साथ में कंपाइलर, डीबगर एंड जावा डॉक, जितने डेवलपमेंट टूल्स हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। तो आई होप आपको JVM वर्सेस JRE वर्सेस JDK समझ में आया हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो गाइज़ अब बात करते हैं कि आपको अपने कंप्यूटर में कैसे जावा सेटअप करना है, मतलब कैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर जावा सेटअप करके प्रोग्राम को चला सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रोग्राम चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तभी तो हम सीख पाएंगे उस जावा के बारे में, तमाम चीज़ें सीख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो कैसे सेटअप करना है? अब सेटअप बेसिकली दो तरीके का होता है, एक तो सीखने के लिए होता है और एक डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सेटअप होता है। तो सेटअप मेरे अकॉर्डिंग दो तरीके का होता है, सीखने वाला सेटअप दूसरा होता है और डेवलपमेंट के लिए सेटअप दूसरा होता है। बट अभी इस वीडियो के लिए कौन सा करेंगे और आपको कौन सा करना चाहिए, ये चीज़ मैं भी सजेस्ट करूँगा। सबसे पहला स्टेप है जो दोनों के लिए सेम है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल JDK। आपको क्या करना है, JDK जाके डाउनलोड करना है इंटरनेट से और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। अब JDK अलग अलग वर्जन्स हैं, जैसे जावा स्टार्ट हुआ था तो बीटा वर्जन से स्टार्ट हुआ था और ऐसे करके 1.0 1.1 ऐसे करके जावा 8 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके बहुत सारे वर्जन्स आए हैं। करंट वर्जन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जावा 17 है शायद, हाँ जावा 17 करंट वर्जन है। तो आप कोई भी वर्जन जावा का इंस्टॉल कर लीजिए। इस वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे वो सारे वर्जन पे चलेगा। कोशिश करिए लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, कम से कम जावा 8 या 8 से प्लस वाला ऊपर वाला वर्जन होना चाहिए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि बाकी वर्जन तो पुराने हो गए भाई, इवन जावा 8 पुराना हो गया बट स्टेबल वर्जन था तो अभी तक चल रहा है। तो आपको सबसे पहले जाना है ऑनलाइन इंटरनेट पे, ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पे JDK डाउनलोड करना है एंड अपने सिस्टम में उसको स्टेप बाय नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। अभी मैं उसको दिखाता भी हूँ। उसके बाद बात आती है कि डाउनलोड हो गया, उसके बाद बात आती है कि अब आप कोड लिखोगे कहाँ। तो गाइज कोड को लिखने के लिए अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है डाउनलोड IntelliJ IDEA। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने वाला हूँ क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की बेसिकली बात कर रहे हैं, तो आपको IDE चाहिए,
इंटेलिजे आइडिया क्या है? एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी फ्री में, जैसे यहीं से आप डायरेक्ट रन कर पाओगे, यहीं से डायरेक्ट डीबग कर पाओगे, यहीं पे आउटपुट देख पाओगे, तमाम चीज़ें। पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये जो आईडीई है, ये जो सॉफ्टवेयर है इंटेलिजे आइडिया, वो बेस्ट है। बट मैं सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, एक प्रोग्रामर जो सीखना शुरू कर रहा है वो डायरेक्ट अगर आईडी यूज़ करता है तो वो इतना एफिशिएंटली या इतना अच्छे से चीज़ें नहीं सीख पाता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो इंटेलिजे आइडिया खुद से बता देता है, इंटेलिजे आइडिया खुद से बता दे रहा है। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो सीखना, तो मैं कहूँगा कि आप नोट पैड से स्टार्ट करो। अगर आप कहोगे तो मैं नोट पैड से कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं इसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आप सिंपल नोट पैड से स्टार्ट करो और प्रोग्राम को रन करो कमांड प्रॉम्प्ट से। अगर आप सीख रहे हो, तो सीखना शुरू कर रहे हो, तो सीखने के लिए ये वाला इन्वायरमेंट सबसे बढ़िया है। नोट पैड से स्टार्ट करो एंड देन प्रोग्राम को रन करो। इसका इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करना है ये मैं भी आपको सिखा दूंगा, इवन एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूंगा। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट सेट कर रहे हो तो आप इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल करो एंड डायरेक्टली वहीं प्रोग्राम रन करो और वहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलप करो। तो स्टार्टिंग में ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंटेलिजे आइडिया आप मत यूज़ करिए, इंटेलिजे आइडिया यूज़ करिए, इक्लिप्स यूज़ करिए, नेटबीन्स यूज़ करिए, अलग अलग तरह की आईडीज़ हैं। बट अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप नोट पैड यूज़ करो, सिंपल नोट पैड यूज़ करो, नोट पैड प्लस प्लस भी नहीं यूज़ करो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको लिखने की, टाइपिंग की हैबिट एंड जो सिंटैक्सेस हैं, जो वेरिएबल्स हैं एंड जो सेमी कोलन है, वो सब की आपको आदत पड़ जाएगी और काफ़ी अच्छे से आपकी प्रोडक्टिविटी बाद में फिर वो यूज़फुल चीज़ें लगेगी। तो अभी तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो के लिए इंटेलिजे आइडिया यूज़ करेंगे, बट फिर भी मैं आपको नोटपैड का सेटअप जरूर से बताऊंगा जिससे आप उसको यूज़ करो। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग को बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटेलिजे आइडिया का सेटअप हम लोग अपने सिस्टम में यूज़ करेंगे। नाउ थर्ड स्टेप, जब आपके सिस्टम में जावा भी इंस्टॉल, जेडीके इंस्टॉल हो गया, इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल हो गया या फिर नोटपैड का सेटअप हो गया, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो रेडी है जावा लैंग्वेज को चलाने के लिए, या हम अपने सिस्टम में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग रेडी हैं कि अब हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब चलते हैं फटाक से, और ये जो थ्योरेटिकल चीज़ मैंने आपको बताई है, ये हम लोग प्रैक्टिकली फटाफट स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले जावा इंस्टॉल करता हूँ एंड देन इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल करता हूँ एंड देन नोटपैड का भी सेटअप मैं आपको बताता हूँ। फटाफट चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं अपने फेवरेट ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम पे। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, फायरफॉक्स, एज, और सिंपली आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है JDK डाउनलोड। आपको सिर्फ एक सर्च मारना है JDK डाउनलोड एंड यहाँ पे जो सबसे पहली साइट ओपन होगी आप उसको ओपन कर लीजिए, और ये साइट है oracle.com। तो आप मेक श्योर कि आप वैलिड सोर्स से अपने JDK डाउनलोड कर लिए। ऐसा ना हो कि आप फर्जी साइट से डाउनलोड कर लीजिए, देन वायरस आ जाए और फिर दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो हम oracle.com को ओपन करेंगे एंड यहाँ से हम सिंपली जावा डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी हमारे पास देखो जावा 17 अवेलेबल नाउ, एंड ये ओरेकल का जावा हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि जो जावा की इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग है। ओपन JDK भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ओरेकल का जावा डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और फिर भी अगर आप अभी सीख रहे हो तो अभी आप इतना डिटेल नॉलेज मत जाइए कि भाई ओपन JDK क्या है एंड ओरेकल का JDK क्या है, वो सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको लिनक्स, मैक एंड विंडोज़ दिखेगा। हो सकता है कि टाइम के हिसाब से ये पेज चेंज होता रहता है बार बार, तो आप यहाँ पे थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे 64 बिट MSI इंस्टॉलर है, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। 150 MB का है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे एंड आपका MSI इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो MSI इंस्टॉल ना डाउनलोड करना है तो आप सिंपली 64 बिट इंस्टॉलर डाउनलोड कर लो, तो आपका 64 बिट इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप चाहे इसको डाउनलोड करो, चाहे इसको डाउनलोड को इंस्टॉल होना ही है। तो मैं क्या करता हूँ, EXE इसको बंद कर देता हूँ, EXE वाले को रखता हूँ। EXE डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में और जावा 17 हमारे सिस्टम में सेटअप हो जाएगा। तो हम लोग मैं क्या करता हूँ, एक को कैंसिल कर देता हूँ और दूसरे को डाउनलोड होने के लिए वेट करता हूँ। ये जब डाउनलोड हो जाता है उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ।
तो गाइज़ यहाँ पे हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे एंड जो EXE फाइल हमें मिली है इस EXE फाइल को सिंपली हम चला देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं या डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली चला दिया है। आप एक बार यस पे क्लिक करेंगे एंड फाइनली हमारी EXE चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं हमारी EXE चलना स्टार्ट हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो इसकी लोकेशन कहाँ पे इंस्टॉल हो रही है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इतना आसान है काम करना है। सिंपली क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। कहाँ पे इंस्टॉल हुआ अगर इसको देखना चाहते हो तो आप दिस PC पे जाके एंड यहाँ पे आप C ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके एंड यहाँ पे आपको एक जावा का फोल्डर दिखेगा। ठीक है, तो जावा का फोल्डर ये रहा एंड इसके अंदर आप देखोगे तो आपके जावा के सारे वर्जन्स दिख जाएंगे। तो मेरे पास पहले से 16 इंस्टॉल था पहले से। जो अभी मैंने इंस्टॉल किया है वो 17 इंस्टॉल किया है। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बिन नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा एंड बिन के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, डेवलपमेंट टूल्स मिलेंगे जैसे कंपाइलर वगैरह। तो मैं आपको दो चीज़ दिखाना चाहूँगा इसके अंदर। एक इसके अंदर जावा सी नाम से जावा का कंपाइलर है। ठीक है, तो जावा सी, तो यहाँ पे जावा ये इंटरप्रेटर है बेसिकली हमारा। इसी की हेल्प से हम प्रोग्राम को रन करते हैं। कैसे रन करते हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक है हमारे पास जावा सी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा जावा C.exe। ये दोनों एग्जीक्यूटेबल फाइल है जहाँ पे हमारा मतलब कह सकते हैं ये वो पाथ है JDK के अंदर बिन तक का जो हमारा एग्जीक्यूटेबल पाथ है। मतलब यहीं पे हमें वो सारे कंपाइलर इंटरप्रेटर मिलेगा। तो ये पाथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी पाथ को हम इसीलिए कॉपी कर लेंगे। तो आप कैसे कॉपी करना है आप एक बार देखिए। मैं पीछे फिर से आता हूँ। आप बिन के अंदर जाएंगे एंड जहाँ पे हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर होगा वो पाथ हम लोग ले आएंगे। तो आप इस खाली जगह पे क्लिक करिए। जैसे इस खाली जगह पे क्लिक करेंगे अपने आप से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे। और क्योंकि हम अपने सिस्टम को सबसे पहले सेटअप कर रहे हैं नोटपैड के लिए कि हम नोटपैड पे प्रोग्राम लिखें और कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करें, तो कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट जावा एक्सेस नहीं होगी। उसके लिए आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। आप चाहो तो टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ CMD टाइप करके एंड यहाँ पे डायरेक्टली अपने जावा को रन करने की कोशिश करो, जावा टाइप करो तो नहीं रन होगी। ठीक है, तो अभी मेरे में शायद पाथ सेट है, बट अगर पाथ नहीं सेट होगा तो रन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करना एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, और आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट। या फिर आप अपने दिस PC पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो और यहाँ पे आपको दिखेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। इस पर क्लिक करके एंड जो टैब ओपन होगा ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जा सकते हो और यहाँ पे पाथ में आप ऐड कर सकते हो अपने जावा का पाथ। ठीक है, तो आप न्यू पे जाके एंड न्यू में अपने जावा का पाथ जो आपने कॉपी किया था वो सिंपली आपको ऐड करके ओके कर देना है एंड दैट्स इट। जब आप ओके कर दोगे इसका मतलब पाथ सेट हो जाएगा। नाउ अब आपका जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, पाथ सेट है। अब आप प्रोग्राम कहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे नोटपैड पे आप प्रोग्राम, नोटपैड प्लस पे नहीं, नोटपैड पे प्रोग्राम लिख करके, ठीक है, नोटपैड पे अपने प्रोग्राम को लिख लो यहाँ पे। एंड जो भी प्रोग्राम क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे प्रोग्राम आप पूरा पूरा लिख लीजिए एंड देन प्रोग्राम को अपने CMD टाइप करके CMD से यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करिए। जावा सी अपने फाइल का नाम लिखिए, फाइल नेम डॉट जावा एंड एंटर कर दीजिए। कंपाइल हो जाएगा, एक क्लास फाइल बन जाएगी एंड देन जावा एंड फिर अपने क्लास का नाम लिखिए एंड कंपाइल करिए। बस मेक श्योर कि आप उसी फोल्डर पे होने चाहिए जो इस फोल्डर में आपने फाइल को सेव किया हो। ये तो पूरा प्रोसेस है सीखने के पर्सपेक्टिव से। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो इंटेलिजे आइडिया नेटबीन्स इक्लिप्स से करेगा वो नहीं सीख पाएगा, वो भी सीख पाएगा, बट जो बंदा इससे करेगा वो परफेक्ट हो जाएगा एकदम। मेरा एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो में बनाओ जिसमें मैं नोटपैड से करके दिखाऊं, हालांकि मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, बट फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं नोटपैड से पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। इस वीडियो के लिए हम लोग चलते हैं इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड करते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे हम और आसानी से अपने जावा को अपने सिस्टम में कंपाइल और रन कर पाएंगे, जावा को चला पाएंगे। तो हम लोग फिर से गूगल पे आ जाएंगे एंड यहाँ इस बार हम डालेंगे इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड और सिंपली पहली वेबसाइट। इस बार आपको oracle.com नहीं ढूंढनी। कुछ लोग यहाँ भी oracle.com ढूंढेंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो इंटेलिजे आइडिया प्रोडक्ट है वो JetBrains का है। ये वही कंपनी है जिसका कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड्रॉयड स्टूडियो, पाईचार्म है। ठीक है, तो आपको डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया पे क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया पे क्लिक करोगे तो आपको दो प्रोडक्ट के वर्जन दिखेंगे। एक दिखेगा
अल्टीमेट, ये फ्री नहीं है, इट इज़ फॉर वेब एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। ये आपको ट्रायल मिल सकता है, ये आपको क्या मिल सकता है, ट्रायल मिल सकता है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, ये आपको ट्रायल मिल सकता है, बट जो कम्युनिटी वर्जन है वो फ्री है। आप यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी वर्जन में क्या क्या मिल रहा है एंड अल्टीमेट वर्जन में क्या मिल रहा है। तो आपको कम्युनिटी वर्जन पे क्लिक करना है डाउनलोड, और आपका इंटीजर आइडिया डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड के लिए फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है। अब मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला क्योंकि आप देखोगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ मैं। तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे एंड यहाँ शो इन फोल्डर पे चलेंगे तो हमारा इंटीजर आइडिया यहाँ पे दिख जाएगा, ये रहा। राइट क्लिक करेंगे एंड इसको भी हम लोग रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। आप नॉर्मली ओपन कर सकते हो, अपने आप से परमिशन को ले लेगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार यस पे क्लिक कर दीजिएगा एंड दैट्स आपका देखिए लॉन्च चल जाएगा। हम पहले इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं एंड यहाँ पे हमारा लॉन्च चल गया। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे इंस्टॉल होना है, आप चाहो तो डेस्टिनेशन फोल्डर चेंज कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कहाँ पे आप रखना चाह रहे हो। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड आप चाहो तो यहाँ पे डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एंड अगर चाहो तो एक्सटेंशन भी फाइल पे एक्सटेंशन एसोसिएशंस भी क्रिएट कर सकते हो, तो हर एक जावा फाइल पे आ जाएगा, ठीक है। एंड अपडेट कॉन्टेक्स्ट मेनू को भी आप यहाँ पे ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो एंड सिंपल आपका इंटीजर आइडिया इंस्टॉल हो जाएगा देखते देखते विद इन फ्यू सेकंड्स। तो हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक इंटीजर आइडिया इंस्टॉल होता है एंड देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करना है। तो गाइज हमारा यहाँ पे इंटीजर आइडिया इंस्टॉल हो चुका है। हम सिंपली यहाँ पे रन इंटीजर आइडिया कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक करके रन कर सकते हैं, या फिर हमारे सिस्टम पे डेस्कटॉप शॉर्टकट भी बन चुका है, वहाँ से भी हम इसको रन कर सकते हैं। तो सिंपली हम फिनिश करेंगे और इंटीजर आइडिया हमारे सिस्टम पर रन हो जाएगा। रन होने के लिए सिंपली इसने क्या किया, एक एग्रीमेंट ओपन किया है। तो आप नीचे स्लाइड करिए, जब आप एकदम नीचे स्लाइड कर लेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे देन कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इंटीजर आइडिया का विंडो ओपन होगा एंड इस तरह से, ठीक है, आने लगेगा, कुछ डाउनलोड वगैरह करेगा तो ठीक है करने दीजिएगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो माइग्रेटिंग प्लगइन कह रहा है, इसका मतलब शायद मे भी मैं पहले से था इसलिए वो, ठीक है, बट इसको हो जाना देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका जो विंडो ओपन होगा मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ठीक है, तो हमारा विंडो देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले से कुछ कर रखा है तो ऑलरेडी इसने क्या किया, वही प्रोजेक्ट ओपन कर दिया। बट आपको कैसा दिखने वाला है ये मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली हम चलेंगे फाइल पे एंड फाइल पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट को हम लोग क्लोज कर देंगे तो आपको क्या होगा, आपको कुछ ऐसा विंडो दिखेगा, ये देख कुछ ऐसा विंडो दिखेगा जहाँ से आप क्या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल सिस्टम VCS से भी यहाँ पे प्रोजेक्ट इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। प्लगइन्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो एंड तमाम चीज़ें आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं अपना पहला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग अपनी क्लास लिखेंगे और फर्स्ट जावा प्रोग्राम इस वीडियो का करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में और वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो गाइस चलते हैं और अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटीजर आइडिया में क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो इंटीजर आइडिया का जो स्टार्टअप मेनू है ऐसे ओपन होगा अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा। अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो ऑब्वियसली बात है, पहली बार जब आप ओपन करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट दिखेगा। तो आपको सिंपली इस न्यू प्रोजेक्ट वाली बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा जावा का प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें चूज़ कर सकते हो, जैसे जावा है, मेवन है, क्रेडल है, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं आप, ठीक है। और जावा FX, कोटलिन एंड अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हमें सिंपली जावा पे चूज़ करना है और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट SDK दैट मीन्स जावा डेवलपमेंट किट जो आपने डाउनलोड किया है उसे यहाँ पे चूज़ करना है। तो क्योंकि मैं पहले से जावा 16 पे काम कर चुका हूँ तो यहाँ पे इसीलिए जावा 16 आ रहा है। बट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड JDK पे क्लिक करना होगा और अपनी जावा का वही पाथ चूज़ करना होगा। तो जावा हमारा इंस्टॉल हुआ था प्रोफाइल में, जावा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा वाले फोल्डर के अंदर। तो जावा का ये रहा जावा, इसके अंदर हम लोग जावा 17 वाला चूज़ करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जावा का 17 वर्जन आ गया एंड नेक्स्ट कर देंगे। एंड देन फाइनली अब आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है और अपना पाथ देना है, कहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है। नेक्स्ट करने के बाद तो हम यहाँ पे पाथ दे देंगे एंड पाथ के बाद यहाँ पे हम नाम दे देंगे। तो हम बना रहे हैं जो हमारा प्रोजेक्ट वो है यूट्यूब F ड्राइव के अंदर, डेटा के अंदर, यूट्यूब के अंदर, वन वीडियो के अंदर। एंड हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे कोर ट्यूट 1 मीन्स पार्ट 1 है ये, ठीक है। कोर ट्यूट दे दो, चाहे ट्यूटोरियल दे दो, आपकी मर्जी है। एंड साथ ही साथ में इसी
हम वन वीडियो के अंदर एक फोल्डर बनाना चाह रहे हैं कोर ट्यूट 1, तो ये इस फोल्डर के अंदर हमारा सारा का सारा काम होगा। देन हम फिनिश कर देंगे एंड सिंपली ये कह रहा है डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप क्या करोगे क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो डायरेक्टरी हमारी बन जाएगी, फोल्डर बन जाएगा और हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग JDK 17, तो 17 इंडेक्स हो रहा है। जब सारी की सारी यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हो जाएंगी देन हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को टच करेंगे। तो गाइस यहाँ पे इंडेक्सिंग हो चुकी है एंड JDK की लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अगर हम देखें एक्सटर्नल लाइब्रेरी के अंदर तो सारा का सारा JDK की लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है ये चीज़ मैं आपको समझा दूँ। तो जो हमारा फोल्डर बना है, ठीक है, प्रोजेक्ट बना है कोर जावा ट्यूट 1 मीन्स पार्ट 1, तो उसके अंदर एक आपके पास फोल्डर है SRC का। यहीं के अंदर यहीं पे आप अपनी सारी के सारी जावा वाली चीज़ें लिखोगे, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो उसके अंदर कुछ है नहीं, सेटिंग ओपन हो गई। तो यहाँ पे हम लोग पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे तो न्यू पे जाएंगे तो आप यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो। पैकेजेस का मतलब अलग अलग फोल्डर्स, जावा के टर्म में उसे पैकेजेस बोलते हैं और हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में उसे फोल्डर बोलते हैं। तो पैकेजेस मतलब मान लो आपके पास 10 क्लासेस हैं तो 5 एक तरह की क्लासेस हैं तो उसको एक फोल्डर में रख दो, और 5 एक तरह की क्लासेस हैं तो उसको एक फोल्डर में रख दो। हालांकि अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बाद में हम लोग इसको समझेंगे। तो हम लोग राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ पे एक जावा क्लास बना देते हैं। क्लास क्यों बनाते हैं? क्योंकि अब ध्यान से आपको देखना है जावा में सारी चीज़ें क्लास के फॉर्मेट में, मतलब जो भी आपको लिखना है हर चीज़ के लिए क्लास बनानी होगी। तो जावा में कोई भी कोडिंग करनी है तो शुरुआत कहाँ से करना है? आपको क्लास बना के ही करना है। तो आप राइट क्लिक करके क्लास बना सकते हो डायरेक्ट, या आप फाइल बना सकते हो। और इस फाइल सिंपली ये फाइल का जो एक्सटेंशन होता है मैं आपको पहले से बता रखा हूँ कि जावा फाइल का एक्सटेंशन .java होगा। तो अगर हम इस फाइल का नाम टेस्ट दे दें और .java दे दें तो हमारी ये जावा फाइल बन जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जावा फाइल बन जाएगी। इसके अंदर हम पूरा का पूरा कोड लिख सकते हैं, दिस इज योर जावा फाइल, ये आपकी एक जावा फाइल है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ इसको हम लोग कंपाइल कर देंगे एंड देन हम लोग इसको रन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर कुछ कोड लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हमारे पास टेस्ट और जावा क्लास बन गई, इस क्लास में लिखे क्या। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जावा, अगर आप जावा का प्रोग्राम लिख रहे हो तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम उसके अंदर क्लास बनाएं। तो सबसे पहले हमें उसके अंदर क्लास बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सीखने वाली चीज़ है हाउ टू क्रिएट क्लास, कैसे क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो क्लास बनाने के लिए आपको यूज़ करना है क्लास कीवर्ड। आपको सिंपली लिखना है क्लास एंड देन अपने क्लास का नाम लिखना है। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए आप लिख रहे थे क्लास, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसको बोलते हैं कीवर्ड। जो वर्ड आपके प्रोग्राम के अंदर एज इट इज़ यूज़ होगा उसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। तो कीवर्ड भी मैंने चीज़ें कवर कर दी कीवर्ड। और जो चीज़ आप सोच के लिखोगे प्रोग्रामर लिखेगा उसे हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टेस्ट लिख दूँ तो ये जो टेस्ट स्टूडेंट है, सॉरी ये जो टेस्ट क्लास है, ये जो है वो क्लास का नाम है। और ये 2 वर्ड है, एक क्लास है और एक टेस्ट है। क्लास जो आपने बनाया है क्लास को क्रिएट करने के लिए, और ये टेस्ट है उस क्लास का नाम। इसका मतलब समझिए कि इसकी हेल्प से ये क्लास बन रही है, टेस्ट क्लास बन रही है, ठीक है। और ये क्लास ओपन कर दी है, क्लास क्लोज कर दिया। तो अगर आप इसके अंदर हो दैट मीन्स यू आर इनसाइड योर क्लास, आप उस क्लास के अंदर हो, ठीक है। तो ये क्लास बन गई। अगर आपको स्टूडेंट क्लास बनानी होगी तो आपको लिखना है क्लास एंड नाम यहाँ पे स्टूडेंट कर देना है। तो ये स्टूडेंट क्लास बन गई। आप देखो आपने एक ही फाइल के अंदर बनाई है, जावा फाइल के अंदर क्लास बनाई है, बट देखो आपके पास स्टूडेंट क्लास है और टेस्ट क्लास है, 2 क्लासेस आपके रेडी हैं। ये टेस्ट क्लास है और ये स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। तो इस तरह से क्लास बनेंगी। तो आपसे कोई पूछ सकता है विद हाउ डू वी क्रिएट क्लास इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप बोलोगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास कीवर्ड वी कैन क्रिएट अ क्लास इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और ये होते हैं क्लास के नाम, ये आप लिखते हो, आप सोचते हो, इसीलिए इनको आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो जावा में बेसिकली 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक है कीवर्ड, जो वर्ड ऐसे एज इट इज़ यूज़ होते हैं, उनकी मीनिंग कंपाइलर के अंदर डिफाइन होती है, उनको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। जैसे क्लास हो गया, इंपोर्ट हो गया, इफ़ एल्स, ऐसा करके बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। और जो वर्ड्स आप सोचते हो उनको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। चलिए भाई, हम लोगों ने एक टेस्ट क्लास बनाना सीख लिया, टेस्ट क्लास बना लिया। नाउ अब क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हो, बट जावा कहता है कि आप कोई भी फंक्शन बना लो, बट हम जो स्टार्टिंग होगी हमारी वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से ही बनेगी, ठीक है। तो अब देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैसे बनेगा, हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जो सिंटेक्स है वो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा एंड यहाँ लिख देंगे स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। तो जावा कहता है कि आप कितने भी फंक्शंस बना लो, बट हम जो प्रोग्राम करेंगे स्टार्ट वो इसी फंक्शन से करेंगे। अब इस तरीके के बहुत सारे फंक्शंस आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हो, उनका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मेन है, मास्टर दे सकते हो इसका नाम
वर्किंग दे सकते हो, तो अलग अलग नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं होने वाला। बट याद क्या रखना, आपको याद ये रखना है कि अब इसमें बहुत सारे फंक्शन है, बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ग्रीन बटन सिर्फ इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के पास आ रही है। क्यों? क्योंकि JVM जो है, जो प्रोग्राम रन करेगा, वो हमारे इसी मेथड को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। मेथड मतलब फंक्शन, तो कितने भी फंक्शन बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बट याद क्या रखनी है आपको कि हमारा जो प्रोग्राम चलेगा वो हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग कैपिटल S है, आर्क्स ये एक वेरिएबल है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आप ARR भी कर सकते हो, और ये है एरे का सिंबल, तो यहाँ से चलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। अब जो इसके अंदर कोड लिखेंगे हम सिस आउट, मतलब अगर कुछ चीज़ आपको प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे system.out.println लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पे कुछ चीज़ प्रिंट कर देगा। जैसे मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड, बहुत फेमस लाइन, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अब दो फंक्शंस यूज़ होते हैं प्रिंट करने के लिए, एक होता है println और एक होता है नॉर्मल प्रिंट। अगर आप नॉर्मल प्रिंट यूज़ करते हो तो ठीक है, system.out.print, सिर्फ अगर आप प्रिंट यूज़ करते हो तो इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। हेलो वर्ल्ड, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप सिर्फ प्रिंट लिखोगे तो प्रिंट क्या करता है, जो इस चीज़ को तो प्रिंट कर देगा जो भी आप पास करोगे, बट लाइन को चेंज नहीं करेगा। दैट मीन इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट चीज़ प्रिंट करते हो तो सेम लाइन में उसी लाइन में आएगी। ये क्या करेगा, ये इस चीज़ को प्रिंट करने के बाद लाइन को चेंज कर देगा, तो ये जो नेक्स्ट प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। अब रन करने के लिए आपको इंटेंसिव बहुत ईजी है, आप इस ग्रीन बटन पर क्लिक करके रन कर सकते हो, या राइट क्लिक करके और यहाँ पे एक रन ऑप्शन है, अपने टेस्ट का मेन मेथड रन कर सकते हो। जैसे रन करोगे तो आपको आपका प्रोग्राम मिल जाएगा और प्रोग्राम आपका यहाँ पे रन हो चुका है। आप देखो ये अलग लाइन में इसीलिए आया क्योंकि ये आपने प्रिंट किया system.out.println से, इसीलिए उसने प्रिंट किया और लाइन को चेंज कर दिया। तो जब दोबारा प्रिंट हुआ तो वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हुआ। लेकिन अगर थोड़ी देर पहले अगर हम इसको ln लिखे होते, उसके बाद हम लोग रन किए होते, तो आपका प्रोग्राम देखिए सिंपल एक ही लाइन में आउटपुट देता, क्योंकि प्रिंट क्या करता है, लाइन को प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज नहीं किया, इसीलिए जो दोबारा लाइन प्रिंट हुई वो सेम लाइन में प्रिंट हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन मेथड इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि JVM हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट, हमारे इस क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट यही मानता है और यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट करता है, इसलिए हम लोग मेन मेथड बनाते हैं। इसको आपको एज इट इज़ लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किसको, इस मेन मेथड को आप एज इट इज़ लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ सिंटेक्स हैं, कुछ लीनियंसी है JVM की भी जो चल जाती है, बट कोशिश करो आप ऐसे ही चीज़ें लिखो तो ज़्यादा बेटर है। तो यही ऐसे ही हमारा पहला प्रोग्राम होता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सर क्या हम डायरेक्ट रन करते हैं तो हमारा कंपाइलेशन और प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसके बाद ही प्रोग्राम रन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो ये क्या करता है, इंटेल से बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें कर देता है, आपको नहीं करना है। बट जब आप नोटपैड से करोगे तो आपको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कंपाइलर की हेल्प से कंपाइल करना पड़ेगा, देन क्लास फाइल जनरेट होगी एंड देन हमें रन करना होगा अपने इंटरप्रेटर की हेल्प से, JVM की हेल्प से। सो आई होप फर्स्ट प्रोग्राम समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, वो देखते हैं अगला कौन सा सेक्शन है और हम लोग कैसे उसको मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो गाइज अब बात आती है कि कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करेंगे। अब डेटा को स्टोर करने का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे सपोज़ किसी का नाम है, वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने ले लिया है यहाँ किसी का नाम राम सिंह, ठीक है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। हमको किसी के मार्क्स स्टोर करने हैं, सपोज 90% मार्क्स आए तो ये 90 भी एक वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर कोई कैरेक्टर है तो वो भी एक वैल्यू हो गया। दैट मीन्स हमारे पास अलग अलग तरह की वैल्यूज़ हैं और इन्हीं को हम लोग डेटा बोलते हैं। ठीक है, डेटा मतलब अलग अलग तरह की वैल्यूज़ हैं, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। डबल मतलब कोई ऐसे वैल्यूज़ ले लिया, ठीक है, अलग अलग तरह टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं, यही हमारा डेटा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग कहीं ना कहीं स्टोर करें एंड देन उसको यूज़ करें। तो अब प्रोग्राम के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर कैसे करेंगे, मतलब कैसे हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं? वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। वेरिएबल की हेल्प से हम लोग अपने प्रोग्राम में अंदर डेटा रख सकते हैं। इसको हम लोग और समझाते हैं। आप ऐसा समझिए, वेरिएबल एक बॉटल है या एक कटोरा है, जिसको हम लोग हिंदी बोलेंगे वेरिएबल इज़ अ कटोरा। ठीक है, एक कटोरा है ये, एंड इसके अंदर हम लोग कोई डेटा रख सकते हैं। कंटेनर इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक कंटेनर है जिसके हम लोग अंदर कोई डेटा रख सकते हैं। सपोज इस कंटेनर का नाम है माई वेयर, इस कंटेनर का नाम है माई वेयर, या लिख देते हैं माई बास्केट। ठीक है, तो ये माई बास्केट नाम से एक कटोरा है, इसके अंदर आप कुछ स्टोर कर सकते हो। जैसे हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया है 456। तो ये एक
कटोरा है जिसके अंदर हमारा 456 आ गया है। एग्जैक्टली यही हमारा वेरिएबल है। प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल क्या होता है, अपने अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करता है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को बनाने के तरीके क्या है भाई, सबसे पहले ध्यान से देखिए आप वेरिएबल कैसे बना सकते हो। सबसे पहले वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले उसका टाइप सोचना पड़ेगा, दैट मीन्स डेटा टाइप सोचना पड़ेगा। अब ये डेटा टाइप होता क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, जैसे आपको एक कटोरा या कंटेनर बनाना है, दिस कंटेनर, तो अगर कंटेनर बनाना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कंटेनर में आप रखोगे क्या, और रखोगे क्या वही आपका डेटा टाइप है। जैसे इस कंटेनर के अंदर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यूज रखनी है, तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर हम लोग को इंटीजर रखनी है, तो हमारा डेटा टाइप इंट होगा। परफेक्ट। अगर आपको उसके अंदर नाम्स रखने हैं तो आप समझ जाइए कि हमें नाम रखने हैं, इसका मतलब वो स्ट्रिंग होगा। नाम जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है तो नाम स्ट्रिंग होगा। अगर उसके अंदर पॉइंट की वैल्यूज रखनी है तो आप समझ जाइए कि वो डबल होगा, फ्लोट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सोचना है कि उस कंटेनर के अंदर, उस कटोरे के अंदर रखोगे क्या। उसके बाद आपको उस वेरिएबल का नाम सोचना है। जैसे आप अपना नाम, अपने फ्रेंड का नाम, सबका नाम है, या आपका फ्यूचर में शादी होगी, बच्चे होंगे तो उनका भी नाम सोचना होगा। उसी तरह आपको यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम सोचना होगा, एंड देन आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इस नाम से एक वेरिएबल इस टाइप का डिक्लेयर हो गया। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेप में है वेरिएबल की वैल्यू डालनी होगी, तो हम लोग वेरिएबल का नाम सिर्फ यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू की हेल्प से वैल्यू को असाइन कर देंगे या इनिशलाइज कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में वैल्यूज आ रही है तो उसको इनिशलाइज बोलते हैं। तो ये जो ब्लू कलर की वो वैल्यू है, ठीक है, और ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसको मैं कर देता हूँ ऑरेंज, और ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू को उठा के पुट कर रहा है, वैल्यू को उठा के पुट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारे इस वाले वेरिएबल में जा रही है जो हमने यहाँ पे बनाया था। तो ये एक पहला तरीका है जिसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे सपोज आपको एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल बनाना है, तो आप सबसे पहले इंटीजर लीजिए, ए लीजिए, डिक्लेयर हो गया, एंड देन ए में आप 50 स्टोर कर दीजिए। तो ये दो स्टेप पे काम हो रहा है। पहला डिक्लेरेशन हो रहा है, दिस इज योर डिक्लेरेशन एंड दिस इज योर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज आप वैल्यू बाद में कर रहे हो। आप क्या कर सकते हो, ये दोनों स्टेप एक साथ भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आप एक साथ डिक्लेयर भी कर दो, सबसे पहले आप टाइप लिख दो, डेटा टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप, एंड देन वेरिएबल अंडरस्कोर नेम भी यूज़ कर लो, एंड उसी समय आप क्या करो, इक्वल टू की हेल्प से आप वैल्यू को असाइन भी कर दो। तो ये दोनों स्टेप आपने एक साथ कर दिया। ये आपकी वैल्यू है जो रखना है, और ये आपका इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू को पुट कर रहा है इस वेरिएबल नेम के अंदर। तो ये वेरिएबल नेम है एंड दिस इज योर टाइप। ये हमें ये बता रहा है कि हम किस टाइप के डेटा के साथ किस टाइप का डेटा हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो काम करने का, और ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो। इसका भी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ए बनाना था तो आप इंटीजर ए इज इक्वल टू एंड 50 डायरेक्टली बना सकते हो। अगर किसी का नाम स्टोर करना होता तो आप यहाँ पे किसी का नाम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नाम हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, और किसी का नाम जैसे जॉन लेना है तो आप यहाँ पे जॉन बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं, एंड लेटर हम लोग वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल का फ़ायदा क्या है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख सकते हैं और दैट वैल्यू कैन वेरी, वो वैल्यू वेरी भी कर सकती है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैन वेरी, ठीक है, कैन वेरी या कैन बी चेंज्ड। ठीक है, जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या हम लोग कोड लिखेंगे तो हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू को आसानी से चेंज भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल। वेरी करेगी, इनकी वैल्यूज़ को वेरी कर सकती है। वेरी करने का मतलब होता है कि सपोज ए की वैल्यू 50 है, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू 50 है, और फ्यूचर में हम चाहें तो उसकी वैल्यू को 60 कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इधर ए की वैल्यू 50 ले लिया, तो इस समय 56 ले लिया, तो इस समय 56 अगर आप प्रिंट करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से, तो इस समय ए प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट दिखेगा 56, ए की वैल्यू दिखेगी। बट अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू 20 कर देते हो, उसके बाद आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज़ करते हो ए, तो आपको यहाँ पे 20 दिखेगी, क्योंकि आपने वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दिया,
चेंज कर दिया है। तो ये काम भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली आपने, ए के अंदर 56 डाला एंड उसको यूज़ किया एंड देन ए को चेंज कर दिया। वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन अगेन ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। एक बार में फटाफट आपको इंटेल से आइडिया में करके दिखा देता हूँ। सपोज वेरिएबल बनाना है तो आप इंटीजर ए इज इक्वल टू 56 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए लिख दीजिए एंड देन आप ए की वैल्यू चेंज करके 20 कर सकते हो एंड देन आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड ए को प्रिंट करके अपना आउटपुट देख सकते हो। तो मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया और आप देख लो यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ, ठीक है। 20 इसलिए प्रिंट हुआ एंड 56 यहाँ पे प्रिंट हुआ, आप देख सकते हो। 56 इसलिए यहाँ प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे आपने ln नहीं यूज़ किया, तो आप यहाँ पे ln यूज़ करके नेक्स्ट लाइन पे अपना आउटपुट ला सकते हो, ठीक है। सो आप देखो 56 प्रिंट हुआ ए की वैल्यू, फर्स्ट टाइम मैंने इनिशियलाइज किया और बनाया था वेरिएबल एंड देन यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ क्योंकि सेकंड टाइम में वैल्यू चेंज हो गई थी। तो जब पहली बार आप वैल्यू बनाओगे तो डेटा टाइप भी लिखोगे, लेकिन सेकंड टाइम आप बना नहीं रहे हो वेरिएबल, वो वेरिएबल यूज़ कर रहे हो। तो फर्स्ट टाइम जब भी वेरिएबल बनाएंगे देन आप टाइप बनाओ लिखोगे एंड सेकंड टाइम आप वेरिएबल का टाइप नहीं लिखोगे। जिस तरह इंटीजर है उसी तरह आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेम इक्वल टू एंड डिफरेंट टाइप के अलग अलग वेरिएबल्स आप बना के काम कर सकते हो एंड ये बहुत ईजी होता है काम करना वेरिएबल के साथ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल मीन्स कि हमें डेटा स्टोर करना है, तो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू को रख सकते हैं, डेटा को रख सकते हैं, ठीक है। वही हमारा वेरिएबल होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है। तो गाइस हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, और वेरिएबल को बनाते समय हमें टाइप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना होता है, ठीक है। मतलब हमें टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रखना होता है। तो अब हम लोग यही सीखने वाले हैं कि बेसिकली ये डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो डेटा टाइप्स को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप की हेल्प से, डेटा टाइप की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है ये पता लगा सकते हैं। तो अगर हम जावा डेटा टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि जावा डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो जहाँ पे जावा डेटा टाइप्स की बात आ जाती है वहाँ पे, या जावा डेटा टाइप्स की नहीं, किसी भी डेटा टाइप्स की अगर बात आती है तो आपको वहाँ पे डेटा टाइप्स का मतलब सिंपली यही समझना है कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, किस टाइप का मतलब क्या रख रहा है अपने अंदर। तो क्योंकि जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड या स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे बोलें, स्टैटिकली, ठीक है, टाइप। इसका मतलब जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, सपोज हमने यहाँ x इक्वल टू 70 या 78.4 बना दिया, तो अब ये जो 78.4 ये वैल्यू है और ये एक वेरिएबल है। तो अब क्योंकि स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब हम लोग को पहले से ही बताना पड़ेगा कि x अपने अंदर रखेगा क्या, कौन सा टाइप रखेगा। क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पे डबल स्टोर कर सकते हैं, डबल ले सकते हैं, क्योंकि डबल के अंदर हम लोग पॉइंट रख सकते हैं। तो अब डेटा टाइप हमें यही बता रहा है कि मतलब वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। तो डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल, अ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड बाय वेरिएबल, विच टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड बाय वेरिएबल। सिंपल सी अगर हम लोग ऐसे ही रफ लैंग्वेज बोले तो जो कटोरा था आप रख रहे थे, जो अपनी वैल्यू, अपना सामान उस कटोरे में रख रहे थे, उसके अंदर आप क्या रख रहे हो ये हमें बता रहा है डेटा टाइप। मतलब क्या रख रहे हो, जैसे सपोज उसके अंदर हो सकता है कोई डॉग रख दी, तो डॉग जो है वो डेटा टाइप है, और डॉग एक्चुअल जो वैल्यू है, जो कुत्ता होगा वो एक वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आलू आके आपके कटोरे में रख दिया, तो आलू क्या है कि मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एक वैल्यू है, बट टाइप क्या है, इट इज़ अ पोटैटो। तो पोटैटो एक टाइप हो सकता है। तो डेटा टाइप हमें बेसिकली ये बताता है कि आप उसके अंदर रख क्या रहे हो, वेरिएबल जो बना रहे हो उसके अंदर रख क्या रहे हो, तो वो रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप। अब जो डेटा टाइप है जावा में दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो दोनों को मैं अलग अलग लिखूंगा, एंड दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इन दो प्रकार के डेटा टाइप अवेलेबल हैं आपके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही हम लोग बहुत बार रेफरेंस डेटा टाइप बोलते हैं या फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। इसी को हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप बोलते हैं एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। तो इन्हीं रेफरेंस डेटा टाइप को हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप अलग अलग डेटा टाइप है। अब आपको समझना होगा कि इन दोनों डेटा टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस है और कौन कौन से हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। तो अब मैं बात करूँ तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, दीज आर द इनबिल्ट डेटा टाइप। ये इनबिल्ट डेटा टाइप है, इनबिल्ट डेटा टाइप या इन बिल्ट विथ
इनबिल्ट विथ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के साथ इनबिल्ट है। इनकी साइज फिक्स होती है, रेंज इनका फिक्स होता है, ठीक है। और जावा में ऐसे 8 डेटा टाइप हैं, 8 डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन जावा फॉर प्रिमिटिव, ठीक है। 8 डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से मैं भी आपको बताऊंगा। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो यूज़र क्रिएट करेगा, इसलिए इसका नाम है यूज़र डिफाइंड। तो ये डेटा टाइप यूज़र अपने अनुसार इसको क्रिएट करेगा, इट इज़ क्रिएटेड बाय यूज़र, तो ये यूज़र क्रिएट करेगा अपने अनुसार। तो दीज आर द जो आपको फ्री में मिल गए उन्हें फ्री में यूज़ करना है। एंड ये क्रिएटेड बाय यूज़र, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़र क्रिएट करेगा। लेकिन कुछ डेटा टाइप्स जावा ने हमें बना के दिए हैं, मतलब प्रोग्रामर ने, यूज़र ने ही हमें बना के दे दिए हैं। सपोज ये स्ट्रिंग है, इसको हम लोग मिल गया है फ्री में, लेकिन यूज़र ने बनाया है, लैंग्वेज के साथ नहीं इनबिल्ट है, ठीक है। एरेज ऐसा करके बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट वगैरह है, तो ऐसे करके बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो आपको फ्री में मिल गए हैं। तो ये एक्सेट्रा मैं लिखना चाहूँगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप हैं। एंड हम लोग भी डेटा टाइप अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं ऊप्स की वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो अवेलेबल है, मैं एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। तो हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बात करेंगे, सबसे पहला डेटा टाइप है वो बाइट है, बूलियन को मैं सबसे लास्ट में कवर करूँगा। बाइट है, शॉर्ट है, कैरेक्टर है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है और डबल है, एंड लास्ट मेरे अकॉर्डिंग फ्लोट है, ठीक है। मतलब मैं हमेशा फ्लोट को लास्ट तक कवर करता हूँ। तो अब आपको क्या क्या चीज़ समझना है, क्या क्या चीज़ नहीं समझना है, मैं आपको सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो बाइट टाइप का डेटा है, ये वाला डेटा, कौन सा, ये वाला डेटा, ठीक है। सो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग हाईलाइटर ले लेते हैं, ये वाला डेटा है बाइट का, ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, मतलब जैसे इंटीजर है, तो ये मैं 4 डेटा टाइप ऐसे बनाऊंगा जो नॉर्मल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, एक बाइट वाला है, ठीक है, शॉर्ट वाला है, इंटीजर वाला है, लॉन्ग वाला है। ये नॉर्मल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, नॉर्मल का मतलब इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए, इंटीजर्स 4, 5, 10, 11, 12। तो भैया 4 क्यों डेटा टाइप है, 4 क्यों है, एक क्यों नहीं है। तो इनकी साइज है, साइज का मतलब झोल जो कटोरा है छोटे छोटे हैं या बड़े बड़े हैं, ऐसा बोलो, ऐसा बोल सकते हैं। इनकी साइज है, डिपेंड करता है वेरिएबल पे। अगर आप बाइट लगा दोगे तो उसकी जो साइज होगी वो 8 बिट्स की होंगी, इतनी ही रेंज होगी उसकी, ठीक है। तो उससे किसके उसके ऊपर आप नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। तो अब हमको जब बड़ा डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, सपोज इसके अंदर तो आप 127 तक की वैल्यू रख सकते हो, तो अगर 200 रखना होगा देन आप क्या करोगे, देन आप सॉर्ट पे जाओगे। तो डेटा तो वही स्टोर होगा बट थोड़ा सा बड़ा डेटा स्टोर होगा। जहाँ आप 8 बिट यूज़ कर रहे थे वहाँ आप 16 बिट यूज़ करोगे। 16 बिट मतलब 16 0 1 के कॉम्बिनेशंस, ठीक है। वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जाएगा, कहाँ से कहाँ तक का जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का वो जाएगा, ठीक है। उससे भी बड़ा 32,767 तक का ही शॉर्ट में आएगा। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है देन यू कैन गो फॉर इंटीजर। इंटीजर में और ज़्यादा वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। जहाँ आप 16 बिट यूज़ कर रहे थे जस्ट उसका डबल आप इसमें 32 बिट्स यूज़ कर पाओगे। 32 बिट्स मतलब यहाँ पे 4 बाइट का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। और अगर फिर भी यहाँ इतने हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज इतने के बाद अगर आपको और बड़ा चाहिए तो अब आप लॉन्ग यूज़ कर सकते हो, मतलब वो 64 बिट्स, मतलब 64 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यह इतना बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिजिट्स, लगभग 19-20 डिजिट आप स्टोर कर सकते हो लॉन्ग में, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटीजर में 10 डिजिट तक का, 10 डिजिट के आसपास ही स्टोर हो पाएगी। लेकिन सपोज अगर आपके पास ऐसे रिक्वायरमेंट है कि 20 डिजिट से भी ज़्यादा जा रहा है देन आपके पास और भी चीज़ें हैं जैसे बिग इंटीजर ऑब्जेक्ट, देन आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जाओगे, ठीक है। तो नॉर्मल इंटीजर को यूज़ करने के लिए ये सारे डेटा टाइप यूज़ करोगे जो कि प्रिमिटिव टाइप के डेटा हैं। अब बात करते हैं पॉइंट वाले डेटा, कौन से टाइप्स आप यूज़ करोगे पॉइंट के लिए। तो पॉइंट टाइप को यूज़ करने के लिए हमारे पास 2 सबसे महत्वपूर्ण डेटा हैं जो है फ्लोट एंड डबल। ये यूज़ होता है पॉइंट के लिए, मतलब डेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यहाँ पे देख सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए ये डेटा यूज़ होगा। और जो नॉर्मल इंटीजर थे उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 000 थी, बट इसकी 0.0 है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पॉइंट की 0.0 ही होती है, इसी तरह देखिए। और सब इन दोनों में से जो छोटा भाई वो फ्लोट है 32 बिट लेगा और ये 64 बिट लेगा। अब आप देख सकते हो इसकी रेंज अप टू 7 डेसिमल डिजिट्स एंड अप टू 16। तो पॉइंट के बाद अगर आपको 7 डिजिट लेनी है तो आप फ्लोट लो, और अगर पॉइंट के बाद अगर आपको 16 डेसिमल प्लेसेस लेने हैं तो आप क्या लो,
डबल ले सकते हो। तो पॉइंट की बात हो गई, पॉइंट में आप डबल और फ्लोट यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि दो एक्स्ट्रा डेटा टाइप कौन से हैं। सबसे पहले बुलियन की बात करें तो बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए अगर आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स वैल्यू लेनी है तो आप ट्रू फॉल्स स्टोर करोगे सिर्फ किसमें, आप बुलियन में स्टोर करोगे और ये साइज लेगा 1 बिट, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बस और कुछ नहीं हो सकता, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कैरेक्टर में आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, मतलब ABCDEF कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। और जावा क्या है, दोनों सपोर्ट करता है। देखो, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्काई फ्रॉम 0 to 55, तो एस्काई के साथ साथ यूनिकोड कैरेक्टर सेट भी जावा सपोर्ट करता है, इसीलिए जावा 16 बिट्स यूज़ करता है, 2 बाइट की मेमोरी। कैरेक्टर जो जावा में है वो 2 बाइट की मेमोरी यूज़ करता है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हो तो बुलियन में फॉल्स हो जाता है, और इसमें \u 4 बार 0 या \0 भी हो जाता है। ठीक है, तो ये रही सारे प्रिमिटिव टाइप की कहानी। नॉन प्रिमिटिव टाइप की कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो यूज़र क्रिएट करता है। यूज़र कैसे क्रिएट करता है वो सब बात की कहानी है, अभी हम लोग डेटा टाइप समझ रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लो अगर आपके पास एक डेटा टाइप है, उसको कन्वर्ट करना है दूसरी डेटा टाइप में, तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग समझने के लिए आपको डेटा टाइप समझना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग, सपोज आपको एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। जब आप काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर ले आना, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, और ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज आपके पास एक इंटीजर डेटा टाइप है और उसको कन्वर्ट करके डबल में ले जाना है, तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस होगा इसी को हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आपके पास यहाँ एक वेरिएबल है, दिस इज़ वन सिंगल वेरिएबल कंटेनिंग इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर a = 5 है, एंड इंटीजर की वैल्यू है इसके अंदर। इस वैल्यू को, इंटीजर की वैल्यू है, इस वैल्यू को आपको ले जाना है दूसरे वेरिएबल में, मतलब इस वैल्यू को सिंपली कन्वर्ट करना है आपको डबल में। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि ये a जो 5 है, वो इंटीजर की जो वैल्यू है, ये वाली 5 वैल्यू इंटीजर की वैल्यू थी, ये कन्वर्ट होकर डबल में आ जाए। इसका मतलब ये बन जाए 5.0। ऑब्वियसली बात, डबल में आएगी तो पॉइंट की वैल्यू 0.0 बन जाएगी। सो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग। और ये 2 तरह की हो सकती हैं, टाइप कास्टिंग या टाइप कोरिजन, टाइप कन्वर्जन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसका नाम है। ठीक है, ये 2 तरह की होती हैं। आप ध्यान से देखिए क्या है। ठीक है, अब ऐसे कन्वर्जन्स जो ऑटोमेटिकली होंगे, ऐसे कन्वर्जन्स जो ऑटोमेटिकली होंगे। ठीक है, तो 2 तरह के जो ऑटोमेटिकली होंगे, अपने आप हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन होंगे जो अपने आप हो जाएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट डेटा या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, ऑटोमेटिक। और ऐसे कन्वर्जन्स जो फोर्सफुली हम लोग करेंगे, ये ऑटोमेटिकली बाय JVM या JRE ऐसा बोल सकते हैं। ऑटोमेटिकली बाय JVM ने कर दिया था, ऑटोमेटिकली बाय JVM ने कर दिया था। एंड जो हम लोग करेंगे फोर्सफुली या मैनुअली बाय प्रोग्रामर, फोर्सफुली बाय प्रोग्रामर, वो है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग 2 तरह की होती है, इनके और भी नाम है। जैसे जो फोर्सफुल होगा, ऑब्वियसली बात है, फोर्सफुल कब होगा ये तो मैं बता रहा हूँ, बट आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो ऑटोमेटिकली होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और जो फोर्सफुल होगा या फोर्सफुली बाय प्रोग्रामर जो करेगा, उसे हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू है इंटीजर i = 50, ये इंटीजर की वैल्यू है, और इस i को हमें डबल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डबल में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप ऐसे डबल d लिखिए और d में i रख दीजिए, बस ये ऑटोमेटिकली हो गया। अब आप दोनों वैल्यू को आप देख सकते हो, i को भी देख सकते हो और साथ ही साथ में आप d को भी देख सकते हो। तो अब आपको दोनों वैल्यू मिल जाएंगे, i में 50 मिल जाएगा और d में आपको 50.0 मिल जाएगा और i में 50 मिल जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन था, इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना किया है। इसमें क्या किया है? इसमें तो आपने सिर्फ वैल्यू को असाइन किया है, इसमें कुछ नया नहीं किया, एक्स्ट्रा नहीं किया। सो दिस कन्वर्जन इज ऑटोमेटिकली डन बाय योर कंपाइलर। कभी भी डन हो रहा है कंपाइलर के द्वारा या JVM के द्वारा, तो वो हमारा होता है कौन सा? वो हमारा होता है इम्प्लिसिट। ये ऑटोमेटिकली था, इम्प्लिसिट था। अगर हम लोग ऐसा कन्वर्जन करते हैं जो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डबल की वैल्यू थी, डबल माई वैल =
ऐसे करके मैंने एक वैल्यू बना दी, ये डबल की वैल्यू है, पॉइंट की वैल्यू है डबल की है। अब हमें क्या करना है, अगर ठीक है, अब हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ इंटीजर लिखूँ माई इंट और यहाँ पे हम लोग माई वैल को असाइन करने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा, एरर आएगी। ठीक है, ये एरर आएगी, ये कह रहा है कि डबल को हम लोग इंटीजर में नहीं असाइन कर सकते। दैट मीन्स ये चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं होगा, ये हमारा फोर्सफुल कन्वर्जन होगा और आपको खुद करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ इससे पहले आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो मैं कहूँगा इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये वर्ड आपको अलग से लिखना पड़ा, इसका मतलब आपने किया जानबूझ के, तो इसीलिए ये फोर्सफुल कन्वर्जन हो जाएगा। एंड अब आप दोनों वैल्यू देख सकते हो, माई वैल भी एंड माई इंट भी। तो हम ऐसा आउट कर देंगे माई इंट भी। तो ये होता है फोर्सफुल कन्वर्जन। तो मैंने रन कर दिया, अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो देखोगे तो यहाँ पे आप देखो 34.4 आ गया इसकी वैल्यू माई वैल की, और माई इंट की वैल्यू आ गई 34। अब ट्रिक बताते हैं कब कब फोर्सफुल कन्वर्जन होता है और कब कब हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। तो कोई अगर आपके पास वैल्यू है, देखिए आपके पास कोई वैल्यू है, दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कोई वैल्यू है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास 40 है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और आपको जाना है डबल में, आपको जाना है डबल में। ठीक है, यहाँ से इंटीजर को डबल में जाना है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है एक चीज़ कि अगर 40 जो वैल्यू है, क्या हम इस जो कन्वर्जन करेंगे उसमें इस वैल्यू में कोई लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई वैल्यू लॉस हो रही हुई, लॉस में जा रहे हो आप, मतलब कम हो रही वैल्यू, इसका मतलब वो फोर्सफुल कन्वर्जन होगा, ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा। और अगर लॉस नहीं हो रहा होगा तो वो ऑटोमेटिक जेवीएम कर देगा। वैल्यू घट रही होगी तो हमें करना पड़ेगा, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, कुछ ऐड हो रहा होगा तो जेवीएम कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 40 है, इस 40 को अगर आप डबल में कन्वर्ट कर दोगे तो ये 40.0 आ जाएगा, 40.0 आ जाएगा। अब इस 40.0 में कुछ गया नहीं है, कुछ लॉस नहीं हुआ है, बल्कि पॉइंट के बाद की वैल्यू आ गई है, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा होता, सपोज आपके पास कोई डबल वैल्यू होती, यहाँ पे आपके पास होता 41 पॉइंट ऐसे करके, अब आप अगर इसको कन्वर्ट करते इंटीजर में तो लॉस होता डेटा। कैसे लॉस होता आप देखिए, यहाँ पे ये 41 बन जाता, तो 0.63 लॉस हो गया। इसका मतलब जब आप इधर से इधर को आएंगे तो डेटा लॉस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा फोर्सफुल कन्वर्जन, फोर्सफुल कन्वर्जन। और ये था हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्जन, दैट इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ऑटोमेटिक कन्वर्जन, ऑटोमेटिक कन्वर्जन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी कन्वर्जन के वक्त जिस डेटा टाइप से जिस डेटा टाइप में आप जा रहे हो, अगर वहाँ पे लॉस होने के चांसेस हैं तो वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा, फोर्सफुल होगा। और अगर चांसेस नहीं है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ठोक दो जल्दी से, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और आपको क्या करना है, इस ऑटोमेटिक या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के एक एक नाम और हैं। तो आपको क्या करना है, सर्च नाम को सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम, इसका नाम क्या है। हालांकि मैं बता दूंगा बाद में, बट इसका नाम क्या है ये आपको सर्च करके बताना है। इसका और भी एक दो नाम है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अब हम लोग अगले सेक्शन में चलते हैं। हमने कवर कर दिया है टाइप कास्टिंग, एंड देन हम लोग देखते हैं क्या अगला सेक्शन है हम लोग का। तो गाइज अब बात करते हैं कि जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और जावा में ही नहीं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हो सकता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कम ऑपरेटर हों थोड़े, किसी प्रोग्रामिंग में थोड़े ज़्यादा हों, किसी प्रोग्रामिंग के थोड़ा डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हों, ठीक है। बट ऑपरेटर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, क्योंकि इन्हीं ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो वैल्यूज़ है, 3 + 5 आप कर रहे हो, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आएगा, सपोज 3 5 3 8 करोगे तो 8 आएगा। तो अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है वो, ये देखिए जो ऑपरेशन हो रहा है मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है दोनों के बीच में। तो ये जो प्लस है वो ऑपरेशन हमारा कर रहा है, तो जो ऑपरेशन करता है उनको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। सो दिस प्लस इज ऑपरेटर। इस केस में हमारा ये है ऑपरेटर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑपरेटर, और इसमें दो ऑपरेंड्स हैं। कौन? दो ऑपरेंड्स हैं, ये ऑपरेंड हो गया, ऑपरेंड हो गया, और ये ऑपरेंड हो गया। तो जो ऑपरेशन कर रहा होता है उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, जो ऑपरेशन कर रहा होता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं, और जिस पे ऑपरेशन हो रहा होता है उसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपसे बोलें कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि
ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स। ऑपरेटर्स एक सिंबल होते हैं, जैसे प्लस था तो ऑपरेटर एक सिंबल है। ऑपरेटर्स सिंबल्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जैसे प्लस है तो प्लस दो नंबर्स को सम कर देगा, तो प्लस की हेल्प से सम हो रहा है, दैट मीन्स ऑपरेशन हो रहा है। एंड किस पे? दो नंबर पे। तो नंबर 1 नंबर 2 क्या है? हमारे ऑपरेंड्स हैं। तो दो ऑपरेंड पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। तो जो कोई काम कर रहा हो, ऑपरेशन कर रहा हो, इसीलिए हम लोग उसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। जैसे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, बारी बारी से ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं तो आपको सिंपली गूगल कर लेना था ऑपरेटर्स, बट मैं आपको समझा देता हूं, मैंने नेट से निकाल ली है सीट, ठीक है। तो अब आपको देखना है, ठीक है। अब अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, जैसे हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर की। सारे हम अपने तरीके से चलेंगे, सबके तरीके से नहीं चलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हल्का सा इसको पतला कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सारे हमारे मतलब ऑपरेटर हैं अर्थमेटिक, क्योंकि ये मैथमेटिकल काम कर रहे हैं। तो जैसे हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड हो गया, तो ये सारे ऑपरेशन हमारे आ जाएंगे किसमें? ये सारे ऑपरेशन आ जाएंगे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा मैथमेटिकल काम करेगा। क्या काम करेगा? मैथमेटिकल काम करेगा, इसीलिए हम इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर बात करें भाई हम लोग, ठीक है, दूसरे ऑपरेटर की बात करें तो हम लोग पकड़ेंगे इस तरफ रिलेशनल ऑपरेटर को। रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। क्या करने के लिए? कंपैरिजन। जैसे कोई नंबर है तो क्या दूसरे नंबर से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ठीक है। इस तरह के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, तो ये सारे ऑपरेटर हमारे आ जाते हैं किसमें? ये सारे ऑपरेटर हमारे आ जाएंगे रिलेशनल। कंपैरिजन और इक्वालिटी, इक्वालिटी चेक करना वो भी तो एक कंपैरिजन है। तो मतलब कोई नंबर बराबर है दूसरे से कि नहीं बराबर है, ये चीज़ भी रिलेशन ऑपरेटर में आ जाएंगे। तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर एक दूसरे में रिलेशन चेक करता है और ये हमेशा ट्रू फॉल्स में आउटपुट देगा, चीज़ याद रखिएगा। अगर बराबर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स, बड़ा होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स, ठीक है। इस तरह से काम करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली दो ऑपरेटर हैं हमारे पास, वैसे तीन होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही मेंशन किए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। एक एंड है जिसको हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, और एक और है जिसको हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये यूज़ क्यों होता है? ये चीज़ों को कंबाइन, कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए होता है। सपोज आपने पहला लिखा, देन एंड लिखा, देन दूसरा कंडीशन लिखा, तो एंड का मतलब होता है ये पूरा एक्सप्रेशन तब ट्रू होगा जब दोनों, एंड लगा दिया इसका मतलब दोनों, बोथ, ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा, तब एंड हमें आउटपुट ट्रू देगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और मतलब कोई भी, ठीक है, और मतलब कोई भी ट्रू तो ट्रू। तो और अगर आपने यहाँ पे लगाया होता तो इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाता तो हमें ट्रू आउटपुट मिल जाता। तो ये बेसिकली हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। उसके बाद हम लोग टर्नरी ऑपरेटर लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, मतलब ये कंडीशनल ऑपरेटर है जो मैंने लास्ट में लिख रखा था, बट इसको हम लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है कि इसमें तीन चीज़ें लिखते हैं। कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर में यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखनी होती है, एक्सप्रेशन, एंड देन हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, एंड देन हमें यहाँ वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1 पहली वैल्यू लिखनी होती है, कोलन, फिर वैल्यू 2 लिखनी होती है, वैल्यू दूसरी लिखनी होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अब एक्सप्रेशन है तो वो ट्रू फॉल्स आएगा, ये एक्सप्रेशन ट्रू फॉल्स आएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन पूरा रिटर्न क्या करेगा, अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी तो वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी तो वैल्यू 1 आ जाएगा, और अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स होगी तो वैल्यू 2 चला जाएगा। बस यही ये एक्सप्रेशन ये रिटर्न कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन एक्सप्रेशन आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो वैल्यू 1 मिलेगी, और एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो कोलन के बाद वाली वैल्यू मिलेगी। अगर आपने इसको किसी वेरिएबल में साइन किया तो वो वैल्यू दूसरे में साइन हो जाएगी, अदरवाइज प्रिंट किया तो प्रिंट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है, ऐसे बोले तो कंडीशन लिखनी है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू 1 आउटपुट मिल जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होती है तो वैल्यू 2 आउटपुट मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पे इस तरफ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बीच में वैल्यू 1 आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो असाइन करने के लिए यूज़ होगा। जैसे अभी हम लोग यूज़ भी कर रहे थे, यहाँ पे ये देखो असाइन करने के लिए ये। तो 56 को ए में डालने के लिए
असाइन करने के लिए इक्वल टू यूज़ हुआ था, तो इसीलिए इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है। इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू यूज़ कर सकते हो, प्लस इक्वल टू मतलब प्लस करने के बाद असाइन करेगा, माइनस करने के बाद असाइन करेगा, तो ये सब चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूँ। सपोज आपके पास ए की वैल्यू थी, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ए प्लस इक्वल टू एंड 50। इसका मतलब होता है, ये जो आपने लिखा है इसका मतलब है a इक्वल टू ए प्लस 50। ये दोनों एक ही चीज़ लिखी है, बस मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सपैंड कर दिया है, और इसको एक्सपैंड नहीं किया। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये a प्लस इक्वल टू 50 का सिंपल मतलब होता है ए में पहले 50 ऐड करो, देन ए में वापस से असाइन कर दो, ए में 50 ऐड करो, देन ए में वापस सिंपल असाइन कर दो। सो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा एक दो ऑपरेटर बचे, उसको हम लोग और देख लेते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। और बिट वाइज ऑपरेटर एक्चुअली इसका नाम बिट वाइज इसलिए है क्योंकि ये बिट्स पे काम करता है, ठीक है। तो एंड और यहाँ पे बिट वाइज एक्सक्लूसिव और है, बिट वाइज इंक्लूसिव और है, तो ये बेसिकली बिट्स पे काम करेगा। तो जैसे हम लोगों ने 34 एंड 35 लिख दिया, तो 34 पहले कन्वर्ट होगा आपके बाइनरी में, एंड 35 भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा, एंड देन एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसी तरह और है तो पहले कन्वर्ट होगा, मतलब जो आप नंबर दोगे डेसिमल वाला वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, देन हमारा बाइनरी ऑपरेशन एक्सक्लूसिव और परफॉर्म होगा, और इसी तरह इंक्लूसिव और परफॉर्म होगा। तो इसका नाम बिट वाइज ऑपरेटर होता है। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होता, बट कभी कभी यूज़ होता है। इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा इसको डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ। बट फिर भी अगर आपके क्वेश्चन वगैरह कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन कर सको और चीज़ें समझा सको। अब ऊपर देखते हैं, तो एक हमारे पास दो ऑपरेटर बचे हैं, यूनरी ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर की बात करें तो यूनरी का मतलब होता है सिंपल कि एक ही ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे ए पे ही अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, दो ऑपरेंड, दो वेरिएबल होते थे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए एंड बी। लेकिन यूनरी का मतलब होता है अब एक ही ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन प्लस प्लस, तो ए प्लस प्लस हो, ए माइनस माइनस हो, माइनस माइनस ए हो, माइनस माइनस ए हो, ऐसा करके जो ऑपरेशन होंगे उनको हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं कि वो भैया एक ही ऑपरेंड में चल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज अगर आप ए प्लस बी कर रहे हो, तो ये जो ऑपरेटर है प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये दो ऑपरेंड पे कंबाइन चल रहा है, ए और प्लस ए और बी दोनों पे। बट अगर आपने ए प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे तो एक ही ऑपरेंड है, इसीलिए इसको बोलेंगे, इस वाले ऑपरेटर को, ये ऑपरेटर सिर्फ एक ही पे चल रहा है, ये जो ऑपरेटर है ये एक ही ए पे चल रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। अब क्योंकि ये वैल्यू लिखने के बाद प्लस प्लस है, तो इसीलिए ये पोस्ट फिक्स है, बाद में आया तो इसलिए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और अगर आपने प्लस प्लस पहले लिख दिया, तो ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। माइनस माइनस लिख दिया, प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसके बाद लिखा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या है, प्री फिक्स मतलब पहले चेंज कर देगा, बाद में यूज़ करेगा, पोस्ट फिक्स मतलब यूज़ करने के बाद चेंज करेगा। सो आई थिंक आपको क्लियर होगा। इसको हम थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, देन देखते हैं आपको। तो गाइज अब देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट, और यहाँ पे अब हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी तक ऑपरेटर्स में इतना कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं था, बट अब हमें पहले थ्योरेटिकल चीज़ें समझनी है एंड देन प्रैक्टिकल हमें करना है अपने सिस्टम में। तो यहाँ हम लोग प्रोग्राम कर ही रहे थे, तो हम लोग प्रैक्टिकल भी यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट देखते हैं होता क्या है, एंड हम लोग अपने प्रोग्राम में इसको कब यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट कई तरीके हो सकते हैं। जैसे एक होता है सिंपल इफ़, ठीक है, इफ़। तो एक होता है सिंपल इफ़, सिर्फ इसमें इफ़ होगा एंड इफ़ के साथ कोई एल्स नहीं होगा। सिंपल इफ़ में क्या है, सपोज आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगर आपको कोई कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन करना है तो आपको इफ़ यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोड चल रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी है कि अगर ऐसा है तो आप करना ये चीज़ चलाना, और अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज़ चलाना। तो सिंपल इफ़ में क्या है कि यहाँ पे जो आपकी कंडीशन होगी, ठीक है, या क्वेश्चन जो आप पूछोगे, कंडीशन अगर ट्रू होगी, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तब तो आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। और अगर ट्रू नहीं होती है, दैट मीन्स अगर फॉल्स हो जाती है तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है जो हमने राइट साइड में लिखा। अगर फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो कोड है वो मतलब प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाता है। और एग्जीक्यूट होने के बाद भी टर्मिनेट होना है तो इधर से टर्मिनेट हो चाहे इधर से टर्मिनेट हो, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो कोड एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन चेक हुई कि अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है तो हम ये वाला कोड चलाएंगे। तो ये जो है वो कंडीशनल कोड है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हम यहाँ पे एक क्लास और बना लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू जावा की क्लास बना लेते हैं, और यहाँ पे
एग्जाम्पल या इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एग्जाम्पल देते हैं क्लास का नाम इफ़ एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे हम लोग इस क्लास में भी मेन मेथड बना लेते हैं अपना, जहाँ से हम अपना प्रोग्राम चलाएंगे। एंड यहाँ पे सपोज़ हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, हमारे पास एक n है और हमें चेक करना है कि ये नंबर क्या ये नंबर पे 12 ले लेते हैं और चेक करना है क्या ये नंबर 0 से बड़ा है। तो हम सिंपली इफ़ लिखेंगे एंड अपना कंडीशन लिख देंगे, क्या ये नंबर n इज़ ग्रेटर देन 0। अगर 0 है या सॉरी 0 से बड़ा है तो हमारा ये है इफ़ की बॉडी। और यहाँ पे कोड जो लिखेंगे हम लोग, सपोज़ यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एस आउट एंड देते हैं यस इट इज़ ग्रेटर या इट इज़ यस इट इज़, ठीक है। तो अब इसके अंदर बहुत सारा कोड लिख सकते हैं, लेकिन ये कोड तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब ऐसा एक्चुअली में होगा, मतलब जब n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये ट्रू होगा, तभी ये इफ़ की बॉडी चलेगी। एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रू ब्लॉक। ट्रू ब्लॉक का सिंपल मतलब होता है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो एग्जांपल के केस में इस बार देखो n की वैल्यू 12 है और एक्चुअली 12 अगर यहाँ प्लेस करो n की जगह 12 रखो तो एक्चुअली 12 0 से बड़ी है, दैट मीन्स ये ट्रू है और ये ट्रू ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर हम राइट क्लिक करके रन करें अपने इफ़ एग्जाम्पल को तो आपको यहाँ पे यस इट इज़ दिखेगा। एंड अगर हम n की वैल्यू चेंज करके हम कर देते हैं -63, इस केस में n की वैल्यू यहाँ -63 आएगी जो कि बड़ी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड यहाँ हम लोग ऑपरेटर जो यूज़ कर रहे हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर है, तो अगर हम रन करें तो आप देखोगे कुछ नहीं होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स होगी कंडीशन, तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स का कोई ब्लॉक है ही नहीं। तो इसीलिए हम फॉल्स ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं और वो फॉल्स ब्लॉक ऐड कर सकते हैं जब हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स। इफ़ के साथ हम लोग एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू ब्लॉक, अगर ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स ब्लॉक भी हमारे पास आ जाएगा, कुछ ऐसा। हम लोग इसको कमेंट करते हैं इफ़ ब्लॉक का। अगर हमें दोनों इफ़ एल्स यूज़ करना है तो आप इफ़ के साथ कंडीशन एज इट इज़ जैसे अभी यूज़ कर रहे थे वैसे यूज़ करेंगे। n की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो हमें चलाना है यहाँ पे, ये है हमारा ट्रू ब्लॉक। तो कमेंट लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रू ब्लॉक एंड यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे ही लिख देते हैं इट इज़ यस इट इज़ या इट इज़ यस, ठीक है। एंड अब हम इसी ट्रू ब्लॉक के साथ हम लोग एल्स कीवर्ड के साथ एल्स ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अगर एक कंडीशन, इस कंडीशन पे पूरा डिपेंडेंसी है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ट्रू ब्लॉक चलेगा और ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका ये है हमारा फॉल्स ब्लॉक। तो अगर ये कंडीशन बाय चांस फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन, तो ट्रू नहीं चलेगा, उस केस में हमारा फॉल्स ब्लॉक चलेगा। और यहाँ पे हम कुछ और चीज़ लिख सकते हैं, नो इट इज़ नॉट। तो इस केस में अब हमारा एज अ स्विच काम होगा सारा। स्विच मीन्स व्हाट इज स्विच, आप देख सकते हो स्विच का मतलब अगर ये ऑन है मतलब ये ट्रू होता है तो ये वाली चीज़, और अगर ये ऑफ है दैट मीन्स फॉल्स हुआ तो ये वाली चीज़। अगर हम रन करें तो आपको पूरा आउटपुट मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो नो इट इज़ नॉट, तो n की वैल्यू मैंने माइनस ले रखी है तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई और फॉल्स हो गई तो हमारा फॉल्स ब्लॉक आ गया। तो अब हम लोग इसको अगर पॉजिटिव करते हैं 69 कर देते हैं तो अब हम रन करेंगे। सो आप देखोगे हमारा, क्योंकि ये ट्रू मिल जाएगा यहाँ 69 जो कि 69 ग्रेटर है 0 से, तो हमारा ट्रू ब्लॉक यस इट इज़ यस, आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है इफ़ एल्स। इस तरीके से अनेक चीज़ें आप बहुत अलग अलग चीज़ें कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट कुछ और हम लोग इफ़ के साथ एल्स हो गया। एंड इसी तरह आप लेडर इफ़ यूज़ कर सकते हो। लेडर इफ़ मतलब अब हम लोग एक इफ़ के साथ कई सारे एल्स ब्लॉक लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक इफ़ लिखा एंड यहाँ कंडीशन 1 लगाया या एक्सप्रेशन 1 कंडीशन 1, ठीक है। एंड कंडीशन 1 के बाद आपका ये ट्रू ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक 1, ठीक है, ब्लॉक 1 नॉट 2 1। तो आप क्या कर सकते हो, लेडर का मतलब सीढ़ी बना सकते हो। एक एल्स के साथ फिर से आप इफ़ यूज़ कर सकते हो और कंडीशन 2 आप कंडीशन 2 यूज़ कर सकते हो। एंड ये जो है वो ब्लॉक 2 हो जाएगा, कंडीशन 2 के लिए ब्लॉक 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप एल्स इफ़ यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे कंडीशन 3 यूज़ कर सकते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो और ये ब्लॉक 3 हो जाएगा। इसी तरह आप बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हो एंड फाइनली जितने मर्जी उतने ब्लॉक्स आप क्रिएट कर दो, फाइनली लास्ट में आपका एल्स ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो चीज़ हम लोग समझते हैं। मतलब इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब मज़ेदार चीज़ है, आपको मैं समझाता हूँ कि इसका एक्चुअली एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ठीक है। सो आप देखिए सबसे पहले जब ये लेडर है, इसी को लेडर बनाया गया, ये सीढ़ी बनी हुई है, जैसे सीढ़ी में हत्थे होते हैं वैसे ही ये लेडर है।
तो अब आपको समझना इसमें क्या है, इसमें आपको समझना है ब्लॉक नंबरिंग जो मैंने की, बस उसी चीज़ को आपको समझना है। जैसे कंडीशन 1 है तो ब्लॉक 1, ठीक है, ये कंडीशन 1 तो ब्लॉक 1, कंडीशन 2 तो ब्लॉक 2, ठीक है, ये चीज़ एसोसिएटेड है, जुड़े हैं। कंडीशन 3 तो ब्लॉक 3, ठीक है, और एल्स तो एल्स ब्लॉक, ये है एल्स का ब्लॉक, तो यहाँ पे ब्लॉक ये है जो एल्स ब्लॉक एल्स, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब क्या होगा, आपको समझना है कि जब आप कंडीशन 1 ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है पहली बार में ही, तो क्योंकि कंडीशन 1 ट्रू हुई तो ब्लॉक 1 अपने आप से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो गया, एक ही ब्लॉक चलना है, तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, दैट मीन्स सब चीज़ का पूरा काम खत्म। अब इफ वाली चीज़ को छोड़ ही दो, अब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो अपना, ठीक है। लेकिन बाय चांस क्या होता है कि अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है, बाय चांस ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी, तो क्या होगा, ये दूसरे एल्स इफ पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब इस कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस केस में हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन 2, तो हमारा ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। अब क्योंकि एक ही चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होने के बाद काम खत्म, अब कोई भी चीज़ नीचे की यूज़ नहीं होगी या नहीं चलेगी इस इफ़ एल्स के साथ, मतलब क्योंकि एक चीज़ चलनी थी चल गई। बट बाय चांस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब हमें इस वाले थर्ड ब्लॉक पे जाना है, और अगर थर्ड ब्लॉक ट्रू होता है तो हमें ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट करना है, और अगर एग्जीक्यूट हो गया तो काम खत्म। ऐसे करके अगर ट्रू होता है तो जो कंडीशन ट्रू हो रहा है उसी के साथ जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ब्लॉक ट्रू ना हो, ना ये हुआ ट्रू ना ये हुआ ट्रू, तो आप चेक करते जाओगे, कोई भी अगर ट्रू नहीं होगा तो फाइनली आपको लास्ट वाला एल्स ब्लॉक क्या कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसका एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस क्वेश्चन से आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है ग्रेडिंग का, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग इस पर चलते हैं एकदम यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम यूज़र से ले रहे हैं बच्चा का मार्क्स, कोई स्टूडेंट है उसका मार्क्स एम की वैल्यू सपोज कोई है। अब हमें बेस्ड ऑन मार्क्स हमें ग्रेडिंग प्रिंट करनी है। तो सपोज अगर मार्क्स की वैल्यू 90 से बड़ी है तो हमें आउटपुट देना है, यहाँ पे आउटपुट देना है, हमें आउटपुट देना है ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए, ये मतलब आउटपुट देना हमें ए, ठीक है। तो मैं 2 ही 3 रखूँगा। और अगर एम की वैल्यू हमारी बड़ी है 80 से, ठीक है, बट छोटी है 90 या 90 से बराबर है, ठीक है, कुछ ऐसा है, तो हम दे देंगे ग्रेड बी। तो 80 से बड़ी है बट 90 से छोटी है तो ग्रेड बी। एंड फाइनली मैं क्या करता हूँ, अगर एम की वैल्यू क्या है 80 या 80 से छोटी है तो मैं फाइनली क्या कर दूंगा, ग्रेड सी या फेल कर दूंगा, बस मेरे इसमें ऐसा ही है, ठीक है। तो ये मैंने एक सिचुएशन बना दिया, कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि मार्क्स के बेस्ड पे हमें ग्रेड प्रिंट करने हैं। तो अब हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे, देखिए, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले एक मार्क्स यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो अभी हम यूज़र से, मुझे समझ नहीं आ रहा है यूज़र से कैसे इनपुट लेना है, या आपको समझ नहीं आ रहा, तो अभी हम फ्यूचर में इसकी बात करेंगे, बाद की वीडियोज़ में बात करेंगे। बट अभी आप कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई भी ले लीजिए, ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब आपको देखना है कि अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो गई तब तो आपको प्रिंट कर देना है ग्रेड ए। तो आप ऐसा आउट कर दीजिए ए या ग्रेड ए, ठीक है। एल्स इफ़ अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करिए जो कि एल्स इफ में है। जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो चेक करने के लिए तो आप एल्स इफ यूज़ करोगे, ठीक है। एंड इस केस में आपको 2 कंडीशन लगानी है। तो सबसे पहले अगर मार्क्स की वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर देन है 80, एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन इसी में ज्वाइन करनी है तो आप एंड लगाओगे। एंड हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा था, कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, वहाँ पे लॉजिक्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एंड हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, एंड में दूसरी कंडीशन, मार्क्स की वैल्यू 80 बड़ी है बट मार्क्स की वैल्यू छोटी है और बराबर है 90 से, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे एस आउट, और हमारा मार्क्स आ गया, ग्रेड आ गया बी, परफेक्ट है। उसके बाद ग्रेड की स्पेलिंग सही कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ना तो अगर 90 से बड़ी नहीं है और ना ही 80 और 90 के बीच में है, इसके अलावा कुछ भी है, एल्स है, तो हम उसको फेल कर दे रहे थे, यहाँ पे हम उसको फेल कर दे रहे थे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस थे।
आप क्या कर सकते हो, और भी कंडीशन इसमें लगा सकते हो, बस आपको इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। तो बस अभी हमने लेडर जो बनाया है उसमें एक ही एल्स इफ लगा हुआ है, एक इफ, एक एल्स इफ और एक एल्स लगा हुआ। डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स ये वाले इफ्स एक्सिक्यूट हो जाएंगे। अगर ये ट्रू होगा तो ये वाले ब्लॉक चल जाएगा, और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो दूसरा कंडीशन चेक होगा, ये ट्रू होगा तो ये वाला चलेगा, और अगर ये दोनों ट्रू नहीं होगा तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। अब मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे 10 मार्क्स है, इसका मतलब हमें मिलेगा फेल। ऑब्वियसली बात है 10 ना 90 से बड़ा है ना 80-90 के बीच में है, तो इसमें आएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मार्क्स की वैल्यू 90 कर देता हूँ, और अगर 90 कर देता हूँ उस केस में आप देखोगे ये किस में जाएगा, आप देखोगे ये जाएगा, इसको मिलेगा हमारा ग्रेड जो मिलेगा वो है बी। और अगर 91 कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे 90 नहीं करना, 91 हमें यहाँ पे करना है, मार्क्स की वैल्यू चेंज करनी है, तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, आप देखो ग्रेड ए। तो इस हिसाब से आप यूज़ करोगे लेडर इफ। लेडर इफ मतलब आप यहाँ पे इफ़ एल्स के मल्टीपल, अगर आपके पास इफ़ एल्स के मल्टीपल कॉम्बिनेशन है तो आप यूज़ कर सकते हो लेडर इफ। मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ बता दी है, कैसे यूज़ करना है, विद एग्जाम्पल बता दिया, एंड अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ को समझने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि भाई हम लोग एक इफ़ और होता है एंड उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ़। ये कोई नया इफ़ नहीं है, ठीक है, ये कोई नया इफ़ नहीं है। नेस्टिंग तो आप हर चीज़ की कर सकते हो, लूप की कर सकते हो, इफ़ की कर सकते हो, एल्स की कर सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कंडीशन के बाद कंडीशन चेक करनी होती है। जैसे आपने एक कंडीशन यहाँ पे लगा ली है, एक कंडीशन लगा ली है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या करते हो, एक कंडीशन और लगा देते हो, कंडीशन दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हो, और जैसे ही दूसरी कंडीशन चेक करते हो इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ मतलब एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, एंड हो सकता है फ्यूचर में आप तीसरी कंडीशन अगर ट्रू हो तो एक कंडीशन आपकी और लग जाए, कोई ज़रूरी नहीं। ऐसे करके बहुत सारी नेस्टिंग हो सकती है और की भी जाती है प्रोजेक्ट के लिए। तो आप ये क्या कर रहे हो, नेस्टेड इफ़ या नेस्टिंग कर रहे हो अपने इफ़ ब्लॉक्स की, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। तब कभी भी हम लोग इफ़ के अंदर इफ़ लिखते हैं तो वो नेस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है 0 से बड़ा है तो हमें चेक करना है इवन है ऑड है। तो सपोज हमारे पास एक नंबर है इंटीजर NUM एंड इसमें कोई भी नंबर है और हमें इसे चेक करना है, अगर वो 0 से बड़ा है तभी हमें चेक करना है इवन क्या है कि ऑड है। तो हम कहेंगे इफ़ अगर नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 तो एक इफ़ हो गया। अगर ये नंबर 0 से बड़ा होगा तो हम फिर से चेक करेंगे इफ़ क्या वो नंबर मॉड हो रहा है 2 से और रिजल्ट आ रहा है 0, दैट मीन्स यस। तो ये हमने कर दी नेस्टिंग। तो मैं कहूँगा यस इट इज ऑड एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस मैंने यहाँ पे लगा दी है। कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ लगा दी है, अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा 0 से बड़ा है तभी मैंने इफ़ चेक किया। तो नेस्टेड इफ़ कोई नई चीज़ नहीं, नेस्टेड इट वही इफ़ ही है, बट आपने क्या कर दिया, इफ़ के अंदर इफ़ कर दिया तो उसको नेस्टेड इफ़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे इफ़ की चीज़ें खत्म हो गई। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप इफ़ के साथ सिंगल स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया इफ़ ट्रू, और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, या इट इज़ ट्रू, ठीक है, या इट इज़ ट्रू। तो अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है, तो आप इस ब्रैकेट को मिस कर सकते हो। एक लाइन आ जाएगी आपके इफ़ ब्लॉक में, ठीक है। तो एक लाइन है तो आपको ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं, बट अगर आपके पास आपके ब्लॉक के अंदर मल्टीपल लाइन है तभी आपको ये चीज़ लिखनी है। एंड ये ट्रस्ट में ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई। इफ़ के सारे स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए, सिंपल इफ़ के साथ एल्स, इफ़ के साथ लेडर इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ एंड विद एग्जांपल। तो गाइज अब बात कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट की, ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट अगर मैं बताऊं तो स्विच स्टेटमेंट अल्टरनेटिव है इफ़ एल्स लेडर का, ठीक है। हम लोग जो एल्स इफ लेडर यूज़ कर रहे थे उसी का ये अल्टरनेटिव है। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप क्या यूज़ करोगे, स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका यूज़ करने का सिंटेक्स सबसे पहले मैं बता दूँ तो स्विच क्या है, स्विच के अंदर बहुत सारे केसेस होंगे एंड स्विच का स्टेटमेंट सिंपली सिंटेक्स है, आपको लिखना है स्विच और यहाँ पे अपना वेरिएबल पास कर देना है, ठीक है। वेरिएबल मतलब बोलूँ या वैल्यू बोलूँ तो ज़्यादा सही है। आप यहाँ पे अपनी एक वैल्यू पास कर दोगे, हो सकता है वो वेरिएबल हो, वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखी हो, और हो सकता है वो डायरेक्ट वैल्यू। तो आपने यहाँ वैल्यू पास कर दी और यहाँ पे आप कोई इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई वैल्यू पास कर सकते हो। और स्विच के अंदर आप बनाओगे केसेस, तो आप यहाँ पे केस 0 बना सकते हो, इंटीजर के लिए केस 0 बना सकते हो, और केस के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है ब्लॉक,
ठीक है, तो ये ब्लॉक है। एंड ब्लॉक पूरा कोड लिखने के बाद, स्टेटमेंट्स लिखने के बाद, या यहाँ पे अगर अच्छा बोलूँ तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। तो थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे कोड लिखा है। कोड को लिखने के बाद आपको ब्रेक लगाना है, ठीक है। तो एक ये केस 1 बन गया, केस 0 बन गया। उसके बाद आप केस 1 बना सकते हो। केसेस आप चेंज भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 बनाओ। केसेस आप मंडे संडे ऐसे करके बना सकते हो। स्ट्रिंग में केसेस बना सकते हो। इस केस में नेम बना सकते हो, केस दुर्गेश, केस अमन, केस अंकित, ऐसे करके केसेस बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हम 0 1 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 या 3 केसेस बना सकते हैं। हर एक केस के बाद आपको ब्रेक लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज फॉल थ्रू हो जाएगा। फॉल थ्रू में क्या होगा, कोड रुकेगा नहीं। एक केस चलने के बाद कोड रुकेगा नहीं और केस नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हर केस के बाद ब्रेक लगाना ज़रूरी है। तो इस केस के बाद भी हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जब आपके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे तो आपका चलेगा एक डिफ़ॉल्ट केस। एंड डिफ़ॉल्ट केस में आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई चीज़ आप प्रिंट कर सकते हो। एंड दैट्स इट। फाइनली आपका सारा का सारा कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सारी की सारी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये हमारा बन गया सारा का सारा स्विच स्टेटमेंट। अब हम इसको समझते हैं सारी चीज़ को कि कैसा स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। तो अब आपको देखना है, ठीक है। तो अब वर्किंग इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये ऑल्टरनेटिव है, मैंने बताया था कि लैडर इफ का, दैट मीन्स इफ एल्स लैडर, एल्स इफ लैडर का। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो आपने वेरिएबल पास किया है, सपोज वैल्यू जो पास की है, सपोज यहाँ वैल्यू आपने 3 पास की है, तो ये 3 ये जो वैल्यू है वो सबसे पहले केस से ही डायरेक्ट मैच की जाएगी। केस से ही ये वैल्यू मैच की जाएगी, ठीक है। एंड अगर ये मैच हो जाती है इन केस, मतलब ये वैल्यू जो है 0, मान लो यहाँ 0 पास हुआ था और ये 0 है, तो ये मैच कर जाती है, तो ये वाला सारा स्टेटमेंट चल जाएगा। और फाइनली ब्रेक जैसा ही अप्लाई होगा, सारी की चीज़ें, सारे स्विच की चीज़ें बंद हो जाएंगी और बाहर आ जाएगा कोड, ठीक है। मतलब एक ही केस चलाना है आपको एक बार में। बट अगर मैच नहीं हुआ, बाय चांस अगर ये मैचिंग नहीं हुई, ठीक है, तो मैचिंग इस केस से मैचिंग नहीं हुई, तो ये जो वैल्यू है वो मैच की जाएगी नेक्स्ट केस से। और अगर ये मैचिंग हो गई तो एग्जैक्टली नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड फाइनली जैसे ब्रेक होगा, ब्रेक अप्लाई होगा, अपने आप से कोड ये पूरा स्विच खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट चीज़ नहीं चलेगी। और अगर केस 1 भी नहीं मैच हुआ तो उस केस में आपका ये वैल्यू मैच होगी केस 2 के साथ। और अगर केस 2 मैच हुआ तो केस 2 वाला कोड पूरा चलेगा एंड ब्रेक जैसे अप्लाई होगा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड फाइनली ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी केस के साथ अगर ये वैल्यू नहीं मैच हो रही है, देन फाइनली हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट केस। तो अगर मैं बोलूँ तो ये बेसिकली कंडीशन है जो आपने इफ़ और एल्स इफ में लिखा था, ठीक है। एंड ये आपका एल्स वाला ब्लॉक है। तो अगर कोई केस नहीं मैच करता तब आपका डिफ़ॉल्ट केस चल जाता है। अब चलते हैं इसका प्रैक्टिकल। बस आपको याद क्या रखना है कि इसमें से एक ही केस एक बार में चलेगा एंड मल्टीपल केसेस नहीं एग्जीक्यूट हो सकते। और बाय चांस अगर आप ब्रेक लगाना भूल जाते हो तो केस 0 मैच किया तो 0 मैच एग्जीक्यूट होने के बाद अपने आप से 1 पे आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो एक हम लोग राइट क्लिक करके एक फाइल बना लेते हैं, स्विच एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल मैंने बना लिया। तो स्विच एग्जाम्पल, एंड इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल लेते हैं डे, और डे में ऐसे ही हम लोग मंडे MON रख लेते हैं। इसको हम लोग चेंज करेंगे अभी हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि कैसे हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने MON रख लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्विच लगाएंगे, नॉट वाइल, हम लगाएंगे यहाँ स्विच, एंड स्विच में हम लोग अपना डे पास कर देंगे क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं। अब हम लोग केसेस बनाएंगे, हो सकता है आपका डे केस मंडे हो, तो हम कहेंगे एस आउट इट इज़ मंडे। और स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको ब्रेक लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ब्रेक लगा दोगे तो बाकी अगर मैच कर जाता है तो आगे के केसेस नहीं एग्जीक्यूट होंगे। तो केस मंडे हो गया। एंड फाइनली केस हम लोग ट्यूज भी लेंगे, ठीक है। एंड केस ट्यूसडे में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग बंद कर दो भाई, ठीक है। एंड ट्यूसडे में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एस आउट, एंड एस आउट में हम लोग देंगे इट इज़ ट्यूसडे, ठीक है, परफेक्ट। एंड ये लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर से ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। अब केस इसी तरह आप मल्टीपल केसेस बना सकते हो। केस वेडनेसडे वेड लेते हैं एंड यहाँ पे एस आउट लिख देते हैं, हाँ इट इज़ वेडनेसडे, ठीक है। एंड फाइनली ब्रेक कर देते हैं। और अगर कोई केस नहीं मैच करता है
तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस है जो चलेगा इनवैलिड डे, ठीक है। तो ये सिंपल सा कहानी है। अगर ये इस डे, ये जो डे की वैल्यू है मंडे मैच कर जाएगा इस केस से, तो ये चीज़ चल जाएगी एंड ब्रेक मतलब ये स्विच खत्म हो जाएगा। और अगर इससे मैच कर जाएगी तो ये चल जाएगा, मतलब एक बार में एक ही चलेगा। अगर इससे नहीं मैच करेगी तब इससे मैच कराएगा एंड ये चल जाएगा। और इस दोनों से नहीं मैच करेगी तो वेडनेसडे से मैच होगा, इससे भी नहीं मैच होगा तो बाकी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको रन किया, सो आप देखोगे इट इज़ अ मंडे आया, दैट मीन्स ये जो डे की वैल्यू है वो इस वाले केस से मैच कर गई, तो ये एग्जीक्यूट हुआ एंड देन फाइनली हमारा स्विच खत्म हो गया। एंड अगर हम यहाँ पे कर दें ट्यूस, तो आप देखोगे ये किससे मैच होगा, देखोगे दूसरे वाले केस से मैच किया, इट इज़ ट्यूसडे। बट अगर हम इसको संडे कर दें तो संडे का कोई केस ही नहीं है, तो उस केस में हमारा डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड डिफ़ॉल्ट में हमने क्या ले रखा है, इनवैलिड डे। अगर आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगा दो, बट डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगाने का कोई इसलिए मतलब नहीं क्योंकि इसके नीचे कोई केस है ही नहीं। तो अगर लगा भी दोगे, नहीं भी लगाओगे तो ऑप्शनल है। बाई चांस अगर केस मिस कर देते हो तो फॉल थ्रू हो जाएगा। सपोज यहाँ पे केस मिस कर दिया और मंडे मैच कर गया, तो इस केस के साथ साथ वो नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने प्रैक्टिकल भी कर दिया है। अब आप डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू स्विच केस लगा सकते हो, जो स्विच ऑन होगी वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड गाइस लूप सीख करके धीरे धीरे फाइनली इस वीडियो में सारे बेसिक्स कवर कर चुके होंगे एंड हम लोग अपने नई जर्नी की तरफ, नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लूप्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है हम लोग को। तो गाइज अब बात करते हैं लूप्स क्या होते हैं और जावा में कौन कौन से लूप्स अवेलेबल हैं। तो अगर जब भी हमारे पास लूप की बात आती है तो मेरे दिमाग में, तो जब भी मैं लूप सुनता था तो मेरे दिमाग में कुछ गोला टाइप की बात आती थी। लूप का मतलब जहाँ से चलोगे वहीं पे आप पहुँच जाओगे, कुछ ऐसा बात आता था। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही है। लूप यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर रिपीटिंग थिंग्स, ठीक है। तो चीज़ों को रिपीट करने के लिए, या अगर सीधा सीधा बोलें तो स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। अगर कोई चीज़ आपको 10 बार करनी है तो आप 10 बार कोड नहीं लिखेंगे, आप 10 बार लूप लगा के एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट कर देंगे। तो कभी भी सिमिलर चीज़ आपको करना है या कुछ चीज़ें रिपीट करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप लूप यूज़ कर सकते हो। तो लूप हमेशा यूज़ होता है फॉर रिपीटिंग स्टेटमेंट्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट है उसको n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है तो आप लूप यूज़ कर सकते हो। लूप मतलब सिंपली, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलूँ आप अपना नाम प्रिंट कर दो एक बार, तो आप एक बार system.out.println कर दोगे। मैं बोलूँ दो बार कर दो तो आप 2 बार लिख दोगे system.out.println। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1000 बार कर दो तो आप 1000 बार कोड लिखोगे। और हो सकता है अगली बार मैं बोल दूँ 2000 बार कर दो या 2 लाख बार कर दोगे। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एक ही स्टेटमेंट है system.out.println योर नेम, और आप लूप की हेल्प से उसको जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो, मतलब बार बार वही कोड ला सकते हो, चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ लूप। तो जावा में जो लूप्स हैं वो 4 तरीके के हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर लूप जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद वाइल लूप, डू वाइल लूप और इनहेंस्ड फॉर लूप या फॉर ईच लूप। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो फॉर लूप होता है वो चीज़ों को रिपीट करने के लिए तो होता है, बट फॉर लूप में 3 चीज़ जानना ज़रूरी है। अगर फॉर लूप लगाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले चीज़ जानना स्टार्ट, आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन जानना ज़रूरी है, इसी को हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। एंड दूसरी चीज़, आपको लूप ख़त्म कहाँ करना है, एंड, जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन कंडीशन, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एंड तीसरा, आपको स्टेप्स मतलब जंपिंग या जंप्स बोल सकते हैं। जंप्स मतलब कितने स्टेप्स लेने हैं, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी इसको बोलते हैं। ये चीज़ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं इंक्रीमेंट/डिक्रीमेंट। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर 3 चीज़ पता है तो आप लूप लगा सकते हो, शुरू कहाँ करना है, एंड कहाँ करना है, और कितनी सीढ़ियाँ एक बार में चलनी है, एक एक करके चलना है कि 2 करके चलना है कि 3 करके चलना है। सपोज आप 1 से लेकर 10 तक लूप चला रहे हो तो 1 के बाद 3 लाना है कि 3 के बाद, मतलब कितने का बीच में गैप रखना है, डिफरेंस रखना है। तो अगर आपको तीनों चीज़ पता है तो आप क्या कर सकते हो, लूप का सिंटेक्स एक बार फॉर लूप का देख लीजिए। आपको सिंपली लिखना है फॉर, और इसी फॉर के अंदर आपको तीनों चीज़ें डालनी है एक सिंटेक्स के रूप में। और सिंटेक्स कैसे होगा देखते जाइए, ठीक है। आपको यहाँ सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना है, तो एक वेरिएबल लेना है, इंट आई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स आपका लूप 1 से शुरू होगा, और आई इज योर ट्रैकिंग वेरिएबल, लूप ट्रैकिंग वेरिएबल। आई से ही पता चलेगा लूप अभी कहाँ पे है। 1 आई है, दैट मीन्स अभी लूप 1 पे है। आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 पे हो जाएगा लूप। आई की वैल्यू 10 होगी तो आई की
लूप अभी 10 पे हो जाएगा। तो आपने इनिशलाइज कर दिया लूप, एंड इनिशलाइज जो किया है विद द हेल्प ऑफ आई वेरिएबल, वेरिएबल को इनिशलाइज किया, दैट मीन्स आई जो है लूप को ट्रैक करेगा। ठीक है, अब है टर्मिनेशन कंडीशन। कब तक लूप चलाना है, तो मैं कहूँगा जब तक चलाओ जब तक आई की वैल्यू छोटी हो या 10 के बराबर हो। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा। दैट मीन्स ये एंडिंग स्पेसिफाई कर रहा हो। जैसे ही लूप 10 आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब आपको आई की वैल्यू 1 होगी तो एक 1 के बाद 2 लाना है कि 3 लाना है, मतलब कितना डिफरेंस रखना है। तो कहूँगा भैया 1 1 ले आओ, तो आई की वैल्यू मैं प्लस प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पे आई एक एक करके बढ़ेगा। ठीक है, तो यही 3 चीज़ स्पेसिफाई कर रही थी। एंड देन फाइनली आपको ये वाला सिंटेक्स लिख देना है, एंड यहाँ अपना बॉडी लिख देनी है, लूप की बॉडी मतलब स्टेटमेंट। तो जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, तो वो 10 बार लूप चलेगा एंड हमारा काम हो जाएगा। तो ये सिंपल लूप है जो जिसमें आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है कभी भी आपको काम करना है। तो पहला इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर आपको 2-2 करके बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, आई में i+2 करना होगा, एंड देन आई में वापस वैल्यू चेंज कर देनी होगी। 3-3 करके बढ़ाना है तो i = i+3, तो i की वैल्यू 1 के बाद 3 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से i बढ़ेगा। एक बार हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे, अभी कर लेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं सब, उसके बाद एक साथ करेंगे। उसके बाद वाइल लूप आता है। वाइल लूप भी चीज़ों को रिपीट करने के लिए होता है, बट इसका कॉन्सेप्ट हल्का अलग है। इसमें 3 चीज़ पता होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 3 चीज़ पता करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर लूप में आपको पता है यहाँ देखो 3 चीज़ मैंने रखी है, स्टार्ट, एंड स्टेप। ये 3 चीज़ पता है तभी आप फॉर लूप का सिंटेक्स यूज़ कर पाओगे, उसको लिख पाओगे। बट वाइल लूप में ऐसा नहीं। वाइल लूप का सिंटेक्स कहता है कि आपको सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए, कंडीशन। ये है कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन। ठीक है, या फिर एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन पता है तो आप लूप में जा सकते हो और इसको एक्सिक्यूट कर सकते हो। और ये है हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट, इसके अंदर आ जाएंगे। अब कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है, लूप कहता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, 2 ही चीज़ हो सकती हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको बॉडी के अंदर घुस जाना है और एग्जीक्यूट करना है, फिर वापस आना है। ठीक है, मतलब फिर वापस आना है और फिर से चेक करना है कंडीशन। अगर ट्रू है तो फिर से आपको घुस जाना है। जब जब कंडीशन आपको ट्रू मिलेगी तब तक बॉडी के अंदर जाना है। जैसे कंडीशन आपको फॉल्स मिल जाएगी आपको लूप से बाहर आ जाना है। मतलब कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आपको लूप के अंदर जाना है, लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आपको लूप के बाहर आ जाना है। ठीक है, तो ये कंडीशन बेस्ड लूप है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसे काम करना है कि कंडीशन ट्रू होती रहेगी, लूप चलता रहेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह डू वाइल लूप हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे और चीज़ें समझेंगे। डू वाइल लूप जस्ट उल्टा है हमारा वाइल का। उसमें वाइल पहले आ गया था, कंडीशन लग गई थी पहले। इसमें क्या है, पहले आप कोड लिख लोगे देन कंडीशन लगाओगे। ठीक है, कैसे, सबसे पहले डू मतलब पहले आप काम कर लो एक बार। ठीक है, तो मैं कहूँगा डू, एक बार सारे स्टेटमेंट आप चला लो, स्टेटमेंट्स आप चला लो, एंड देन आप आके वाइल में कंडीशन चेक करो, कंडीशन चेक करो। ठीक है, अब आपने कहा सारा काम आया। सबसे पहले वाइल में क्या है, वाइल डू वाइल में क्या है, सबसे पहले आप एंट्री मार लोगे, सारा काम कर लोगे, देन आप कंडीशन को चेक करोगे। और सेमी कोलन मैंडेटरी ये लगाना है, इसमें आप लगाओ चाहे ना लगाओ, बट इसमें सेमी कोलन लगाना है, ये मस्ट है। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक करोगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन अगेन आप फिर यहाँ वापस चले जाओगे, इन केस ऑफ इट इज़ ट्रू। और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो लूप आपका बंद हो जाएगा। फॉल्स के केस में लूप टी हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू है, फिर से ऊपर जाओगे, फिर से सारा काम करोगे, फिर से ऊपर जाओगे, फिर से सारा काम। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें सिंपल जैसे ही आप आ रहे थे सबसे पहले कंडीशन के पास आ रहे थे। अगर कंडीशन ट्रू थी तब आप बॉडी के अंदर आ रहे थे और कोड को चला रहे थे, एंड फिर से जा रहे थे। कंडीशन ट्रू है तो फिर से वापस आ जा रहे थे, फिर से ट्रू है तो वापस आ रहे थे। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप लूप के बाहर आ जाओगे। तो वाइल और डू वाइल में यही अंतर है कि इसमें पहली बार आओगे आपकी मुकालात हो जाएगी आपके इस कंडीशन से। कंडीशन क्या पता पहली बार में फॉल्स हो जाए तो आप बाहर आना पड़ेगा आपको, इक्को बार लूप नहीं चला। इसमें क्या है कि जैसे ही आप एंट्री मारोगे तो इसमें क्या है कि जैसे एंट्री मारा तो सबसे पहले मुलाकात कंडीशन से नहीं होगी। इसमें सबसे पहले आप अंदर आ जाओ, काम कर लो। जब आप एग्जिट करोगे तब मुलाकात होगी कंडीशन से। अगर ये कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हो जाती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट या मतलब कैसे भी करके फॉल्स हो जाती है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। ट्रू हो जाती है तो वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप है, और वाइल वाला जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री
कंट्रोल लूप, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट, जो लास्ट है इनहेंस्ड या फॉर ईच लूप, ये सबसे आसान लूप होता है, ठीक है। तो फोर्थ वन इज फॉर ईच लूप, या फिर इसी को हम लोग इनहेंस्ड फॉर लूप बोलते हैं। ये सिर्फ एरे को ट्रैवर्स करने के लिए होता है। तो अगर आपके पास कोई एरे है, ठीक है, अगर आपके पास कोई एरे बनाया है, जैसे आपके पास ये इंटीजर का एरे है, एरे कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूंगा। ये एरे है जिसमें कुछ नंबर रखे हुए हैं, 12 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन होती है 0 1 2 3, ऐसे नंबर स्टोर है। तो आप नॉर्मल लूप से इसको ट्रैवर्स कर सकते हो, बट अगर फॉर ईच लूप से करना चाह रहे हो तो उससे भी कर सकते हो। उसका सिंटेक्स है सिंपली फॉर, और यहाँ पे आपको किस टाइप के वेरिएबल हैं, तो ये डेटा टाइप इंटीजर का एरे है, तो आपको यहाँ पे एक वेरिएबल ले लोगे इंटीजर एक्स, फिर कोलन यूज़ करोगे और अपने एरे का नाम लिख दोगे नम्स, ये एरे का नाम यहाँ पे आ जाएगा एंड दैट्स इट। आपके एक्स में एक एक वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो बस यही काम होता है इनहेंस फॉर लूप का। इनहेंस फॉर लूप एरे या फिर कलेक्शन को ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ होता है, एक एक एलिमेंट को निकालने के लिए यूज़ होता है। मैं भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये 4 तरह के लूप है, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। हम आ जाते हैं अपने इंटेलिजेंट आईडिया में, SRC पर राइट क्लिक करते हैं, लूप पे चलते हैं और एक क्लास बना लेते हैं लूप एग्जाम्पल। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ फॉर लूप के साथ। तो हमने कहा मेन, एंड यहाँ पे हम प्रिंट करने जा रहे हैं 1 से लेके 10 तक नंबर, 1 से लेके 10 तक नंबर। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे भाई, सिंपल फॉर लिखेंगे, एक इनिशियलाइजेशन करेंगे, आई की वैल्यू जब तक ए से शुरू हुई है जब तक चलेगी, जब तक आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 हो, और आई को हम एक एक करके प्रिंट करेंगे। तो हम लिखेंगे एस आउट एंड आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। अपने आप से आप देखोगे लूप प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने दूसरा वाला प्रोग्राम चला दिया, सो आप देखोगे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। एलन हटा दो एंड यहाँ पे आप स्पेस दे दो हल्का सा, एंड अगेन आप रन करो तो एक लाइन में आपको आउटपुट मिल जाएगा, ये देखो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है, स्टेप्स एक एक नहीं 2 बढ़ाने हैं, तो आप i इक्वल टू आई प्लस 2 कर दो, तो 1 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 5 आएगा। आप देखो 1 के बाद 3 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा। इसी तरह आप 3 बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर, इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लूप के साथ, ठीक है। 1 के बाद 3 का डिफरेंस आ गया, तो ये बेसिकली डिफरेंस है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है। अगर मैं बोलूँ कि चलो भैया 10 से आप काम कर दो, तो आपका जो लूप चलेगा, आई की वैल्यू चलेगी वो 10 से शुरू होगी, 10 से 1 तक। तो आपको कंडीशन उस हिसाब से चेंज करना होगा कि जब तक आई की वैल्यू बड़ी हो 0 से, तब तक हमें लूप चलाना है। और आप क्योंकि उल्टा आ रहे हो, तो आई की वैल्यू सबसे पहले 10 है, तो दोबारा आओगे तो 9 होनी चाहिए, फिर 8 होनी चाहिए, तो हम आई को एक एक माइनस करेंगे। तो ये चीज़, ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करोगे तो उस केस में अब आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं फिर से एलन हटा देता हूँ इधर से, एंड हम लोग प्लस कर दें स्पेस, एंड बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, एक लाइन को चेंज कर देते हैं। सो आप देखोगे उल्टा लूप आ जाएगा, देखिए 10 के बाद 9 से लेके 1 तक का। तो ये है सिंटेक्स का, ये है लूप का सिंटेक्स, फॉर लूप का। सिंपल 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, स्टार्टिंग, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन, एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यहाँ डिक्रीमेंट किया, यहाँ इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अगर आपको वाइल लूप चलाना होता तो आपको वाइल लगाना है, एंड यहाँ जब तक ट्रू है तब तक लूप चलेगा। तो अब यहाँ मैंने जानबूझ के ट्रू लिख दिया है, इसका मतलब कि ये हमेशा के लिए ट्रू होने वाला है। बट हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर जे ले सकते हैं, जे की वैल्यू ले सकते हैं 100, एंड हम कह रहे हैं कि हम प्रिंट करेंगे 100 को, ठीक है, 100 सॉरी, हम प्रिंट करेंगे जे को, एंड जे को हम बढ़ा देंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे। अब हम बेस्ड ऑन जे यहाँ पे कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि जब तक जे की वैल्यू छोटी हो, बराबर हो 100 या 110, तब तक हम लूप चलाएंगे। तो अब क्या होगा, सेम वही फॉर वाला चीज़ हो गई, वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, कंडीशन लग गई, एंड इंक्रीमेंट भी हो गया। तो सबसे पहले जे की वैल्यू 100 है, तो 100 छोटी है 110 से, 100 110 से छोटा है, प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 101 हो जाएगी, ऊपर जाएगा। तो ये 100 से लेके 110 तक का सारा वेरिएबल प्रिंट कर देगा, आप देखोगे। सो ये रहा, ठीक है। तो इसने 100 से शुरू किया, यहाँ से 100 102 ऐसा करके प्रिंट कर दिया। तो आप वाइल लूप ऐसे यूज़ कर सकते हो, एंड डू वाइल इसी का जस्ट रिवर्स है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कहो तो मैं प्रिंट करके चला दूँ, ऐसा लगाना सिंपली डू, एंड डू के अंदर आपको सिंपली स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, स्टेटमेंट्स, एंड यहाँ पे आपको वाइल, एंड वाइल में आपको कंडीशन एंड सेमी कोलन लगाना मैंडेटरी है। कंडीशन में अगर आप ट्रू कर दोगे तो आपका लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा, ठीक है। एंड डू में और वाइल में यही डिफरेंस है कि डू है एंट्री, डू है एग्जिट कंट्रोल लूप डू वाइल, और वाइल है एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है।
अब मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हम लोग कैसे अपना फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें एक एरे बनानी पड़ेगी। तो हम लोग यही एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है। हम लोग एक एरे बनाने वाले हैं, इंटीजर की एरे 12, 13, 14, 15 की, ठीक है। तो एरे बनाना बहुत ईजी है। आप इंटीजर एक ले लीजिए एरे नम्स, और एरे बनाने के लिए आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना है। एंड सिंपली आप ऐसे भी एरे बना सकते हो, 12, 13, 14, 15, ये आपकी एक इंटीजर की एरे बन गई, ठीक है। एरे अगर आप कहोगे तो एरे का एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। वीडियो पे कम से कम यार 2000 लाइक कर दोगे तो जल्दी से वीडियो आ जाएगी। तो कम से कम वीडियो को शेयर करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी वीडियो को बनाने के लिए। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आपको एक एक एलिमेंट इसमें से निकालना है, जैसे 12 निकालना, 13 निकालना, 14, 15 निकालना है, तो आप नॉर्मल लूप तो यूज़ ही कर सकते हो, साथ ही साथ में फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हो। तो फॉर ईच लूप में आपको दो चीज़ सोचनी है। सबसे पहले एक नया वेरिएबल सोचना है एक्स, जो कि एरे टाइप का होना चाहिए। एरे टाइप मतलब जिस टाइप के एलिमेंट एरे के अंदर रखे हैं उसी टाइप का होना चाहिए। तो एरे के अंदर इंटीजर्स रखे हैं तो हमने इसको इंटीजर लिया है, इंटीजर एक्स, एंड देन कोलन लिखना है, अपने एरे वाला वेरिएबल लिख देना है, दैट्स इट। और हमने सिंपली एस आउट कर देना है एक्स। एक्स एस आउट करने का सिंपल मतलब होता है एक एक वैल्यू आती जाएगी एंड 12, 13, 15 सब कुछ प्रिंट होता जाएगा। अगर मैं रन करूँ तो आप देखोगे बहुत कमाल की चीज़ होगी। ये देखिए 12, 13, 14, 15। तो जो फॉर ईच लूप है, एनहांस फॉर लूप है, वो किसी भी एरे या किसी भी कलेक्शन को ही ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर मुझे एक यही एरे थी, इसका अगर सम करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक नई क्लास बनाता हूँ एंड दे देता हूँ एरे सम एग्जाम्पल। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं मेन मेथड। थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने के लिए मैंने क्लास को अलग कर दिया है, जिसके अंदर हम लोग एरे बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके एलिमेंट को सम करना है तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे सम इक्वल टू 0 एंड हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर ईच लूप एक एक एलिमेंट को निकालने के लिए। तो हम कहेंगे नम्स कोलन नम्स एंड यहाँ पे हम कहेंगे एक एक एलिमेंट हमारे एक्स में आ जाएंगे तो हम कहेंगे एस इज इक्वल टू एस प्लस एक्स, ठीक है। एंड दैट्स इट, सम हो जाएगा। एंड फाइनली बाहर आके हम लिख देंगे सम ऑफ एरे इज, एंड हम एस की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। तो हमने फॉर ईच लूप से एक एक एलिमेंट निकाला है और उसको सम करते गए, काम हमारा होता गया। और देखोगे 54 हमारे एरे का सम आ जाएगा। तो ये फटाफट इसलिए मैंने कर दिया कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो आप चीज़ें समझ जाओगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। चलते हैं और बढ़ते हैं अगले और अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। कैसे हम लोग फॉर में या किसी भी लूप में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं, देन मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो गाइज अब बात कर लेते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि कभी कभी आपका लूप चल रहा होता है और आपको उस लूप को बंद करना है, टर्मिनेट करना है किसी कंडीशन पे। तो आप कैसे करोगे, या किसी कंडीशन पे लूप के अंदर किसी कंडीशन पे आपको चीज़ें स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे जानी है, तो कैसे करोगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट वही काम करता है। ब्रेक स्टेटमेंट से आप किसी भी लूप को, चलते हुए लूप को टर्मिनेट कर सकते हो ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 से लेके 11 तक का लूप चला रहे हो और उस लूप को 5 पे भी ब्रेक कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल एक हम लोग नई फाइल बना लेते हैं, ब्रेक कंटिन्यू एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मेन बना लेते हैं एंड मेन के अंदर हम लोग एक लूप लगाते हैं, ठीक है। एक लूप मैं ऐसे ही जानबूझ के लगा रहा हूँ, ठीक है। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 100 ले लेते हैं और i प्लस प्लस को कर देते हैं एंड फाइनली हम लोग प्रिंट कर देते हैं i को। तो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अभी मैं रन करूँगा तो ये लूप चलेगा, 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें लूप को 50 पे रोकना है यहाँ से। तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ i की वैल्यू अगर 50 हो जाती है तो हमें लूप ब्रेक करना है। तो 50 के लिए हमेशा डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। तो हम ब्रेक यूज़ कर लेंगे। तो ब्रेक क्या कर लेगा, ब्रेक जैसे ही ये i की वैल्यू 50 फायर अप होगी, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा, ब्रेक लग जाएगा। दैट मीन्स आपने अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगा दिया, तो लूप जो चल रहा था अपने आप से रुक जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। अब देखो i की वैल्यू जैसे 50 हुई, लूप यहाँ से ब्रेक हो गया। तो ब्रेक इसलिए यूज़ होता है जिससे कि आप बीच में कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप किसी कंडीशन पे लूप को टर्मिनेट कर सको ब्रेक को यूज़ करके, ठीक है। या अभी हम लोगों ने ब्रेक का एक और यूज़ देखा था, इफ़ स्विच एग्जाम्पल में। यहाँ भी क्या हो रहा था, लूप को नहीं स्विच को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ हो रहा था। जैसे ब्रेक फायर हो रहा था
आपका स्विच के नीचे का जो एग्जीक्यूशन था वो खत्म हो जा रहा था, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा था, ये स्विच आपको बाहर ले आ रहा था। तो ब्रेक ऐसे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है। अब कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू क्या करता है, जब कंटिन्यू फायर होता है तो कंटिन्यू आपको आपके जो लूप है, अगर लूप के अंदर आपने कंटिन्यू फायर कर दिया तो ये क्या कर देगा, इट कंटिन्यू, ये आपके लूप को कंटिन्यू कर देगा, कंटिन्यू लूप विद नेक्स्ट इटरेशन। तो नेक्स्ट इटरेशन से लूप को कंटिन्यू कर देगा, मतलब नीचे की चीज़ें नहीं छोड़ देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है, मैं अब दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने एक लूप लगाया है और लूप के अंदर आपने इतना कोड लिखा है एंड फिर यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया एंड फिर इतना कोड लगा दिया। तो जैसे ही लूप चलेगा ये सब चलेगी, जैसे कंटिन्यू फायर होगा वो नीचे की चीज़ें स्किप कर देगा और ये डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू कर जाएगा। तो कंटिन्यू का मतलब बचा हुआ चीज़ छोड़ो, नेक्स्ट इटरेशन पे आओ। जैसे आई की वैल्यू 5 है और आपने कंटिन्यू कर दिया तो जैसे कंटिन्यू फायर होगा नीचे आप कुछ नहीं देखेगा, वो स्किप करके ऊपर आ जाएगा नेक्स्ट इटरेशन से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसी में हम लोग लेते हैं जो लूप एग्जाम्पल है, इसी में लूप एग्जाम्पल हम लोग का ब्रेक कंटिन्यू एग्जाम्पल यहीं पे। तो अगर 50 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक केस आउट और दे देते हैं एंड यहाँ पे हर एक आई के लिए एंड लिख देते हैं, हर एक आई के लिए हम एक एंड भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो 50 के लिए एंड नहीं आएगा क्योंकि 50 पे लूप ब्रेक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूज करेंगे इफ, ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू 50, तो हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि जब आई की वैल्यू 50 होगी तो कंटिन्यू हो जाएगा यहीं से और ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। तो देखिएगा हमारा लूप 100 तक जाएगा, ठीक है। देखिए ये देखिए 100 तक गया, लेकिन आई 50 पे देखिए, आई 50 पे, आई 50 पे, आई 50 पे एंड नहीं आया होगा, ना ही हमारा ब्रेक वाला इफ़ चला होगा। तो आई 50 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो आई पे जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे देखो, आई की वैल्यू जैसे ही 50 हुई तो यही कंटिन्यू फायर हो गया, तो ये यहीं से नीचे की सब चीज़ें इसने छोड़ के ये डायरेक्टली ऊपर ये लेके गया। सो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी विद प्रैक्टिकल। अब आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दी, पूरा कम